विजयवाड़ी, मेरा नाम है शुभम पाठक। वेलकम टू द चैनल सीबीएसई क्लास 9 टॉपर, जहां पे हम क्लास 9 के एसएसटी और साइंस पढ़ते हैं मुझसे यानी कि शुभम मैम से। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है क्लास 9 का चैप्टर विच इज पीपल एज अ रिसोर्स। छोटू सा चैप्टर है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि क्यों हम इंडिया की पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल बना सकते हैं और हमें क्यों बनाना चाहिए। बाकी कंट्रीज जैसे कि जापान वगैरह की बातें पढ़ते हैं, ह्यूमन कैपिटल के क्या एस्पेक्ट होते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, लिटरेसी, वो सब कुछ पढ़ते हैं। और इंडिया में इतनी सारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो गांव वाले एरिया में है या शहर वाले एरिया में है, उसके बारे में पढ़ते हैं कि भैया गांव की अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होती है और शहरों की अनएम्प्लॉयमेंट कैसी होती है। और फिर लास्ट में हम एक प्यारी सी कहानी के साथ चैप्टर को करते हैं कंक्लूड। तो चैप्टर बहुत छोटा क्यूट सा है, लेकिन इतना जंबल्ड चैप्टर है कि जब इसमें से क्वेश्चन आता है तो हमें पता नहीं होता कि लिखना क्या है, क्योंकि एवरी लाइन इज मिक्स्ड विद द अदर लाइन, द नेक्स्ट लाइन। तो इसीलिए मैं चैप्टर को सिंप्लीफाई करके आपके लिए लाई हूं, ताकि आप इस लेक्चर को देखने के बाद आपको ना तो एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको खुद के नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी। आप कोई भी क्वेश्चन, चाहे आप कोई रिसोर्स बुक यूज कर रहे हो बच्चा, या फिर आप जो है अपने खुद के नोट्स पढ़ रहे हो, आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो इसके बाद। आई प्रॉमिस इट टू यू, राइट। चलो शुरू करते हैं चैप्टर पीपल एज अ रिसोर्स। पर उससे पहले जो हमारा लास्ट लेक्चर था, मैं क्या करती हूँ ना, इस चैनल पे जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ाती हूँ तो मैं कुछ बीच बीच में होमवर्क क्वेश्चंस देती हूँ। अब होमवर्क क्वेश्चन के जो बच्चे सबसे पहले और सबसे सही आंसर देते हैं, उनका नाम मैं क्लास में अनाउंस करती हूँ। सो इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी ऑन दिस लीडर बोर्ड, तो आज जो मैं होमवर्क क्वेश्चन दूंगी उसका सही सही आंसर देना कॉमेंट में, भाई जल्दी जल्दी कोशिश करना देने की। और साथ में मुझे बता देना कि मैम मैंने दे दिया आंसर, टाइम स्टैम्प भी छोड़ देना, वैसे तो यूट्यूब दिखा देता है। और साथ में अगले लेक्चर में जरूर आना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला लेक्चर जब आएगा यूट्यूब तुम्हें इन्फॉर्म कर देगा, तब मैं तुम्हारा नाम लीडर बोर्ड पे दिखाऊंगी। आज के हमारे विनर्स हैं नव्या, सृष्टि एंड श्वेता। नव्या, सृष्टि एंड श्वेता, बिग राउंड ऑफ अपलॉज। सारे आंसर्स आपने करेक्ट दिए हैं, और सृष्टि ने वो कितने अच्छे से लिख के दिए हैं, नीचे अपना नाम भी लिखा है। कभी कभी क्या होता है, लोगों की आईडी का नाम जो होता है उनके कॉमन नेम से जो है डिफरेंट होता है, तो उन्होंने अपना नाम भी यहाँ पे लिख के दिया है, विच इज वेरी वेरी अमेजिंग। श्वेता ने भी बहुत अच्छे से आंसर लिख के दिए हैं। हमारी नव्या ने 2 ही आंसर दिए हैं, लेकिन एटलीस्ट दिए हैं, एक आंसर नहीं दिया है नव्या। आई होप उसको वो वाला आंसर आपको पता चल गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पीपल एज अ रिसोर्स। तो देखो, पॉपुलेशन चैप्टर तुम्हारी ज्योग्राफी में तुम पढ़ते हो। ज्योग्राफी में तुम पढ़ते हो कि देश में रहने वाले जो सिटीजन्स होते हैं उन्हें पॉपुलेशन के तरीके से तुम टर्म कर सकते हो, राइट। बेसिकली उन्हें पॉपुलेशन बोल सकते हो। अब पॉपुलेशन ऑनेस्टली 2 तरीके की होती है। एक होती है वर्किंग पॉपुलेशन बच्चा, और एक होती है नॉन वर्किंग पॉपुलेशन बच्चा। नाम से ही पता चल रहा है, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। वर्किंग पॉपुलेशन होती है भैया जो काम करती है, नॉन वर्किंग पॉपुलेशन होती है जो काम नहीं करती है। तो वर्किंग पॉपुलेशन वर्क वाली एज में आती है। अब चाइल्ड लेबर को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, जिसमें कि चाइल्ड लेबर इंडिया में बैंड है, लेकिन आप देखते हो ढाबों वाबों पे छोटू वोटू लोगों ने हायर किए हुए होते हैं, तो वो नहीं आते वर्किंग पॉपुलेशन में, जिसमें कि वो बच्चे भी बेचारे काम कर रहे हैं। वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं आपके 15 से लेके 59 ईयर्स तक के लोग। 15 से लेके 59, क्योंकि 59 के बाद आपकी रिटायरमेंट एज होती है और 15 से पहले चाइल्ड लेबर में काउंट हो जाता है, राइट। ऑन द अदर हैंड नॉन वर्किंग पॉपुलेशन में कौन से लोग आते हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं। या तो वो इस एज ग्रुप के नहीं होंगे इसलिए काम नहीं कर रहे हैं, या तो वो इस एज ग्रुप के होंगे तो भी काम नहीं कर रहे हैं। कई लोग होम मेकर्स होते हैं, भाई घर संभालते हैं, घर संभालने के पैसे तो मिलते नहीं है, तो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं। कई लोग रिटायर्ड होते हैं, जो इस पूरे एज ग्रुप से ऊपर के लोग हैं, वो भी नॉन वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं। घर के जो बच्चे होते हैं, जो भी स्कूल में होते हैं, जो अभी काम नहीं कर रहे होते, पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो भी नॉन वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं। लेकिन नॉन वर्किंग पॉपुलेशन का खर्चा उठाता कौन है, वर्किंग पॉपुलेशन उठाती है, राइट। सो इसीलिए देश में जितनी ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन होगी उतना देश जो है आगे जाएगा। सो ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हम सिटीजन्स को पॉपुलेशन की नजरों से देखते हैं कि भैया उस पॉपुलेशन का हमारे रिसोर्सेज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा पानी लगेगा, उतना ज्यादा लैंड की जरूरत पड़ेगी, उतना ज्यादा हवा की जरूरत पड़ेगी, ऑल ऑफ दैट। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम पॉपुलेशन को देखते हैं प्रोडक्टिव एस्पेक्ट से। प्रोडक्टिव एस्पेक्ट का मतलब कि ये पॉपुलेशन हमारे लिए, यानी कि हमारे कंट्री के लिए, हमारे कंट्री के पैसे के लिए किस तरीके से काम आ रही है। सो पीपल एज अ रिसोर्स एक तरीका है कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन को
प्रोडक्टिव और उसकी स्किल और उसके नॉलेज के बेसिस पे जज करने का। क्योंकि बच्चा पॉपुलेशन या तो लायबिलिटी बन सकती है, लायबिलिटी मतलब ओवर पॉपुलेशन बोलते हैं ना कि इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, अगर वही पॉपुलेशन आपको पैसे कमा के नहीं दे रही तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी बन सकती है, मतलब कि एक तरीके का कर्ज बन सकती है आपके सर पे, जो देश में पैसा ऐड नहीं कर रही है बल्कि देश के रिसोर्सेज को निचोड़ रही है। बट ऑन द अदर हैंड अगर वही देश की पॉपुलेशन अधिकतर वर्किंग पॉपुलेशन है और वो काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है तो देश का नाम भी रोशन कर रही है और देश के लिए पैसे भी कमा के ला रही है, उस केस में तुम वर्किंग पॉपुलेशन को क्या बोल सकते हो, एक रिसोर्स बोल सकते हो। मतलब रिसोर्स का क्या मतलब होता है, रिसोर्स का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो तुम्हारी कंट्री के काम आ सकती है। तुम्हारी कंट्री की नदियों का पानी हो गया, तुम्हारे समंदर हो गए, तुम्हारे पहाड़ हो गए, तुम्हारे जंगल हो गए, ये सब कुछ क्या है, कंट्री के रिसोर्सेज हैं। उसी तरीके से कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन जब बढ़िया तरीके से काम कर रही होती है तो वो देश में ज्यादा पैसा लेके आती है और अब तब हम उसे बोलते हैं पॉपुलेशन रिसोर्स। क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन एज अ या पीपल एज अ रिसोर्स। यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है कंट्री का टोटल पैसा। ग्रॉस का मतलब होता है बच्चा टोटल, नेशनल मतलब का कंट्री का लेवल, प्रोडक्ट का मतलब पैसा मान लो इस टर्म्स में। तो कंट्री का टोटल पैसा कहां से आएगा, जब कंट्री में रहने वाले लोगों का पैसा तुम ऐड करोगे तब जाके कंट्री का टोटल पैसा आएगा। तो जितना कंट्री की पॉपुलेशन के पास पैसा है उतना ही कंट्री के पास पैसा है, और पॉपुलेशन के पास पैसा कहां से आएगा, जब वो ज्यादा अच्छे से काम करेगी। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक नॉर्मल पॉपुलेशन को तुम रिसोर्स बना सकते हो, पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, और हमने ट्राई किया है, बहुत ट्राई किया है। 1950s में हमारी कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, तब की हमारी जरूरतें देखो अलग थी। देश हमारा नया नया आजाद हुआ था 1947 में। 50s और 60s में पॉपुलेशन हमारी थी अच्छी खासी, अभी से ज्यादा नहीं थी पर अच्छी खासी पॉपुलेशन थी, और देश में थी क्रॉप्स की कमी, पॉपुलेशन ज्यादा थी क्रॉप्स कम थी। तो हमें चाहिए था कि यार देश को खाना मांगने के लिए किसी और देश के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो हमने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन किया, देश के किसानों को उनका एग्रीकल्चर और फार्मिंग मॉडर्नाइज करना सिखाया। उससे हमारे देश के एग्रीकल्चर का आउटपुट बढ़ा, यानी कि क्रॉप्स और ज्यादा उगने लग गई, सेम अमाउंट ऑफ मिट्टी से ज्यादा क्रॉप्स उगने लग गई अच्छे मेथड्स यूज करके, और देश में आ गया एक तरीके का खाने के प्रति सिक्योरिटी। मतलब खाने के लिए इंडिया ने कभी किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाया, ऑल थैंक्स टू ग्रीन रेवोल्यूशन। सिमिलरली अभी कुछ 4-5 साल पहले हमारे यहाँ डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम चला था। वो डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम क्यों चला था कि माना कि हम एक एशियन कंट्री है, माना कि हम डेवलपिंग नेशन है, लेकिन पूरी दुनिया तो ज्यादा से ज्यादा डेवलप्ड होती जा रही है ना। सिंगापुर को देखो, दुबई को देखो, फ्रांस को देखो, यूएसए को देख लो, वहां पे बहुत टेक्नोलॉजी है। वहां पे नहीं होता, हमारे पेरेंट्स तो हमें बोल देते हैं भैया ये दियो जरा, बुआ को ना भेजनी है फोटो व्हाट्सएप पे, तू बताइए जरा कैसे भेजूं मैं फोटो। हमारे पेरेंट्स हमसे सीख रहे होते हैं, लेकिन बाकी देशों में इतनी डेवलपमेंट आ चुकी है कि वहां पे टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट सबको आती होती है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा इंडिया पीछे हो जाए, तो इसीलिए डिजिटल इंडिया का कैंपेन चला था इंडिया में, जो अभी भी चल रहा है, कि हम चाह रहे हैं कि हमारी इंडियन पॉपुलेशन को भी जितनी भी डिजिटल टेक्नोलॉजी आसपास चल रही है उसके बेसिक्स तो क्लियर हो जाए। ठीक है, सो ये दोनों प्रोग्राम क्यों चलाए गए थे, और भी बहुत सारे प्रोग्राम है, बस 2 के एग्जाम्पल दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाए। राइट, चलो अब किसी भी पॉपुलेशन को अगर आप इन्वेस्ट करोगे उसमें तो आप उसे ह्यूमन कैपिटल बोल सकते हो। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, सारे बच्चों को तो टॉपर नहीं बोला जाता है ना, टॉपर किसे बोला जाता है, जो फर्स्ट सेकंड या थर्ड आते हैं और कंसिस्टेंटली फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे होते हैं, टॉप 3 में आ रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि वो पढ़ने में बेटर होते हैं, क्योंकि उनकी नॉलेज बेटर होती है, उन्हें आंसर राइटिंग बेटर आती होती है। राइट, उनको सारी चीजें याद अच्छे से रहती हैं, उनका राइटिंग स्टाइल अच्छा होता है, बहुत सारे उनके डिस्टिंग्विशिंग फीचर होते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो स्टूडेंट नहीं है तो वो स्टूडेंट ही, लेकिन वो क्या है, स्टूडेंट में भी एक डिस्टिंग्विशिंग कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, वो बढ़िया स्टूडेंट है। बढ़िया स्टूडेंट मतलब कि उनके पास एक्स्ट्रा स्किल है, इसीलिए उन्हें टॉपर बोला जाता है। सिमिलरली कंट्री में रहने वाले सारे लोगों को तुम पॉपुलेशन बोल सकते हो, लेकिन अगर उसी पॉपुलेशन की हो तुमने बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट कर दी है, यानी कि उस पॉपुलेशन के पास एक्स्ट्रा एजुकेशन है, बढ़िया हेल्थ है, अच्छी खासी जॉब की ट्रेनिंग है, और साथ में उसके पास डिजिटल इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी भी उसे समझ आती है, तो जब इस तरीके से पॉपुलेशन में इन्वेस्ट करते हो तो तुम उसे ह्यूमन कैपिटल बोल देते हो।
बच्चे कैपिटल का मतलब होता है एक तरीके से पैसा। पैसा किसी भी चीज के काम आ सकता है, कुछ भी खरीदना है, कुछ भी बेचना है, तुम्हें पैसा चाहिए। सिमिलरली नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को तुम जब रिसोर्स में कन्वर्ट करते हो तो उससे तुम ह्यूमन कैपिटल बोल देते हो। तो या तो पीपल एज अ रिसोर्स बोलो या फिर ह्यूमन कैपिटल बोलो, बात एक ही है। कैसे बनता है ह्यूमन कैपिटल? जब तुम पॉपुलेशन में इन्वेस्टमेंट करते हो। अब ये इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? ये इन्वेस्टमेंट करेगी बच्चा गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट को करनी होती है ये इन्वेस्टमेंट, राइट। चलिए जी अब अच्छा इससे फायदे क्या होते हैं? इससे क्या फायदे होते हैं? मान लो हमने अपनी नॉर्मल पॉपुलेशन को पढ़ा लिखा दिया, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कर दी, अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दी, क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि वो लोग एजुकेटेड बन गए, साथ में हेल्दी बन गए। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ अच्छी होना और एजुकेशन अच्छी होना। जब लोगों की हेल्थ और एजुकेशन दोनों अच्छी होती है तो वो सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसे के टर्म्स में भी और क्वालिटी के टर्म्स में भी। और ये साइकिल चलता जाता है, जब सोसाइटी में ज्यादा वो कंट्रीब्यूट करेंगे तो सोसाइटी से फिर से निकलेंगे नए एजुकेटेड एडल्ट्स, फिर वो एजुकेटेड एडल्ट्स सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेंगे, फिर सोसाइटी में से अच्छे एजुकेटेड एडल्ट निकलेंगे, राइट। तो ये एक साइकिल बन जाता है। तो अगर गवर्नमेंट इस साइड को फीड करेगी, यानी कि अपनी पॉपुलेशन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएगी लिखाएगी और हेल्दी बनाएगी, तो हमारी सोसाइटी ऑलरेडी क्या करेगी? फ्लरिश करेगी। और ऐसा देखा भी गया है। ये सिर्फ नहीं है कि पढ़ी पढ़ाई बातें, सुनी सुनाई बातें, पूरी दुनिया में ऐसा देखा गया है कि पॉपुलेशन जितनी ज्यादा एजुकेटेड होगी और जितनी ज्यादा हेल्दी होगी, उतना सोसाइटी का जो रिचनेस है, उतनी सोसाइटी की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होगी। और वैसे तो हमारे आसपास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, मतलब नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है, पानी दिया है, हवा दिया है, जंगल दिए, पहाड़ दिए, बहुत कुछ दिया है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स जो है ना, हम भी तो नेचर से ही आए हैं, हम भी तो नेचर से ही बने हैं भाई, हम भी एक रिसोर्स है। तो हम जो है ना ह्यूमन बींग्स जो एज अ रिसोर्स है, वो बाकी सारे रिसोर्सेज से सुपीरियर हो जाएंगे अगर हम उसे ह्यूमन कैपिटल में तब्दील कर देंगे। क्यों? क्योंकि लैंड का, पानी का, पहाड़ का अच्छा यूज कौन करेगा? जिसके पास अच्छी एजुकेशन होगी, जिसके पास अच्छी हेल्थ होगी, जिससे ज्यादा नॉलेज होगी, जिसके पास अच्छी स्किल होगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारे देश में जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन सबसे सुपीरियर रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स या फिर ह्यूमन कैपिटल। आया समझ? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि पॉपुलेशन को ह्यूमन रिसोर्स बनाना बड़ा जरूरी है भैया, और कैसे बनाना है? उसमें इन्वेस्टमेंट करके। और ये इन्वेस्टमेंट के लिए और इसको अच्छे से डीपन करने के लिए एनसीईआरटी देती है हमें दो बढ़िया कहानियां हैं भैया, सकल और विलास नाम के दो बच्चों की। पहले सकल की बात सुनते हैं। सकल की मम्मी का नाम था शीला। शीला जो है डोमेस्टिक चोर्स देखती है, मतलब शीला घर का काम करती हैं। और जो सकल के पिताजी हैं, जिनका नाम है बूटा चौधरी, वो जाके एग्रीकल्चर काम करते हैं, मतलब कि खेत में काम करते हैं। ठीक है, मम्मी घर का काम कर रही है, पापा जाके खेत का काम कर रहे हैं। हिज पेरेंट्स सेंट हिम टू विलेज स्कूल। उसके माँ बाप ने क्या किया? सकल को स्कूल हमेशा भेजा, जहां उसने अपनी पढ़ाई खत्म की और सेकेंडरी एग्जामिनेशन भी पास किया। बाद में सकल के पापा ने एक छोटा सा लोन लेके अपने बच्चे को पढ़ाई करवाने के लिए शहर में भेजा, जहां पे उन्होंने उसकी वोकेशनल कोर्स कराया। भैया कंप्यूटर का कोर्स करा दिया, कॉलेज नहीं भेजा, कंप्यूटर का कोई कोर्स करा दिया। अब क्या हुआ? सकल ने बहुत मन लगा के पढ़ाई की, चाहे वो स्कूल में था, चाहे उसने वोकेशनल ट्रेनिंग की, उसने बहुत मन लगा के पढ़ाई की। और जब वो वापस आया तो उसे एक प्राइवेट, मतलब जब उसका कोर्स खत्म हुआ तो उसे एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी मिल गई। अब इस जॉब के बाद उसने इतना अच्छा काम किया जॉब में अपनी, कि उसने बाद में जाके अपनी खुद की एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दी और उससे अच्छा खासा प्रमोशन मिला। और इस अच्छे खासे प्रमोशन की वजह से सकल की पूरी फैमिली की जिंदगी बदल गई। भैया पहले क्या था? सिंपल फैमिली थी, मम्मी घर का काम करती थी, पापा खेत का काम करते थे, गरीब फैमिली में काउंट कर सकते हो आप इन्हें। लेकिन क्योंकि इस गरीब फैमिली ने अपने बच्चे की पढ़ाई पे इन्वेस्ट किया, तो बच्चे की पढ़ाई से उसको इतना रिटर्न मिला कि उसके खुद के तो फ्यूचर सिक्योर हो ही गए, लेकिन उसके माँ बाप की भी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और फैमिली के जो हालात है वो बढ़िया हो गए। अब दूसरी कहानी है बिल्कुल ऑपोजिट। ये है विलास नाम के बच्चे की। विलास के पापा महेश एक मछुआरे थे, जो कि जिनकी जल्दी डेथ हो गई थी जब विलास सिर्फ 2 साल का था। उसके बाद ये जो मछली बेचने का काम है विलास की मम्मी ने संभाल लिया। वो बाहर जाती थी और मछली बेच के आती थी। अब उन्हें दिन के सिर्फ 150 रुपए बनते थे। ऑब्वियसली उन्हें हमेशा से काम नहीं आता था। पहले जो विलास के पापा काम करते थे तो उन्हें काम ठीक ठाक आता था। मम्मी को काम संभालना पड़ गया क्योंकि अनटाइमली क्या हो गई, विलास के पापा की डेथ हो गई। तो वो क्या करती थी, जाती तो थी काम पे, लेकिन उनको पैसे कम मिलते थे, 150 रुपए प्रतिदिन वो कमाती थी। अब विलास जो है धीरे धीरे करके विलास को अर्थराइटिस हो गया। अब उसको चाहिए थी प्रॉपर केयर, प्रॉपर हॉस्पिटल में केयर चाहिए थी। अब आपका सोचना होगा मैम गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल इतने सारे बना तो रखे हैं, सारे फ्री देते हैं भैया।
सब कुछ फ्री होता है। भैया इलाज फ्री होता है सरकारी अस्पताल में, लेकिन दवाइयां तो खरीदनी पड़ती हैं। दवाइयां भी छोड़ दो, मान लो दवाइयां भी फ्री में मिल गई, अस्पताल तक का तुम्हें खर्चा तो उठाना पड़ता है। घर आके जो पोषण वाला खाना खिलाना पड़ता है सही होने के लिए, इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए, उस सब में भी तो पैसे लगते हैं, राइट। सब कुछ तो सरकार नहीं प्रोवाइड करती। तो धीरे धीरे विलास की हालत और खराब होती रही और हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर, ही कुड नॉट गो टू स्कूल ईदर। अर्थराइटिस में क्या होता है कि जोड़ों का दर्द हो जाता है, आपके जॉइंट्स में दर्द हो जाता है, तो इतना दर्द होता है कि वो बेचारा स्कूल ही नहीं जा पाया, उसे स्कूल ड्रॉप आउट करना पड़ा और घर पे बैठना पड़ा। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज। अब धीरे धीरे करके जब आप स्कूल नहीं जाते हो, आपकी पढ़ाई पीछे छूट जाती है, तो आपको लगता है यार फिर से स्कूल जाएंगे तो मुझे छोटी क्लासेस में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरी तो उम्र ज्यादा हो गई, मेरे साथ वाले तो मान लो 10वीं में पढ़ रहे हैं, मुझे शायद 5th में बैठना पड़े, तो आपका मन भी मर जाता है, आप नहीं जाना चाहते हो स्कूल। ही हेल्प्ड हिज मदर इन कुकिंग एंड आल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन। तो उसने सोचा चलो कोई नहीं, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं तो क्या हुआ, मम्मी काम पे जाती है, मछली बेचने जाती है मार्केट में, मैं जो है घर से बच्चों को संभाल लेता हूँ, घर पे जो मेरे बाकी छोटे भाई बहन हैं, और साथ में मैं घर का काम भी निपटा लेता हूँ, क्योंकि मम्मी तो बाहर जाके काम करती है। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक, ही वाज फोर्स्ड टू सेल फिश इन द सेम विलेज। अब धीरे धीरे करके ऑब्वियसली इसकी मम्मी अपने बेटे की हेल्थ पे खर्चा नहीं कर पा रही थी, तो अपनी हेल्थ भी इग्नोर ही कर रही थी। धीरे धीरे विलास की मम्मी की भी तबीयत खराब हो गई और धीरे धीरे विलास को अब मछली बेचने जाना पड़ा। अब जो है वो अपनी मम्मी की तरह ही बहुत ही कम पैसे लाता है, घर में 2 छोटे भाई बहन भी हैं, मम्मी की भी तबीयत खराब है और पूरी फैमिली की हालत जो है काफी गरीबी वाली है और काफी बद से बदतर होती जा रही है, राइट। तो इन दोनों ही कहानियों में हमने देखा कि अगर एजुकेशन में सही टाइम पे और सही तरीके से पेरेंट इन्वेस्ट कर दे तो फिर अच्छे रिजल्ट आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, राइट। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप बच्चों की एजुकेशन पे पैसा नहीं खर्च कर रहे हो तो बहुत ही मतलब लॉटरी लगेगी तो बात कोई अलग है, अदरवाइज आपकी फैमिली की सिचुएशन नहीं सुधर पाएगी। और ये हमने देखा भी है, चाहे इंडिया की बात करो, चाहे अमेरिका की बात करो, किसी भी देश की बात कर लो, हमने ये देखा है कि जो पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं ना, वो अपने बच्चों की एजुकेशन पे ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं। क्यों भाई? उन्होंने देखा भैया कि कैसे एजुकेशन ने उन्हें मदद की। जो पढ़े लिखे होते हैं उनको एजुकेशन ने मदद की होती है, तो उनको उसकी कीमत पता होती है कि भैया पढ़ाई लिखाई से ही हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा था, पढ़ाई लिखाई ही अगर हम अपने बच्चों को अच्छे से करवाएंगे तो फिर आगे उसका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, राइट। तो उन्हें उसकी अहमियत पता होती है, तो वो सिर्फ एजुकेशन पे नहीं करते हैं खर्चा, वो बच्चे की हेल्थ पे भी खर्चा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है भैया बच्चा अगर अनहेल्दी होगा, मान लो बच्चे को अर्थराइटिस है, बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है लेकिन बच्चे को अर्थराइटिस है, या बच्चे को बहुत बहुत जल्दी जल्दी फीवर आता है, या बच्चे को निमोनिया है, तो बच्चा थोड़ी स्कूल जा पाएगा, चाहे जितना मर्जी टॉपर बच्चा हो, तब थोड़ी स्कूल जाके टॉप कर पाएगा, क्योंकि उसकी हेल्थ ही खराब है। इसीलिए एजुकेटेड पेरेंट्स हेल्थ के साथ साथ बच्चे की हाइजीन पे, ताकि उसे कोई बीमारी ना लगे, और बच्चे की हेल्थ पे भी फोकस करते हैं। और ये भी एक साइकिल बन जाता है कि एजुकेटेड पेरेंट्स के बच्चे एजुकेटेड निकलते हैं, फिर वो एजुकेटेड बच्चे बाद में जाके खुद पेरेंट बनते हैं, और ये साइकिल चलता ही रहता है। तो अब तभी आपने देखा होगा कि जो लोग 1950s 1960s में जिन लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो है बहुत पढ़े लिखे थे, उनकी फैमिली आज भी बहुत ज्यादा रिच देखी जाएगी। कैसे? क्योंकि वो उसी जमाने में पढ़ लिए थे, उनको अच्छी नौकरी मिल गई थी, पैसा जमा कर लिया, फिर नेक्स्ट वाली जनरेशन और पैसा जमा किया, नेक्स्ट जनरेशन और पैसा जमा किया, तो ये साइकिल चलता जाता है। इसीलिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर वन जनरेशन बट फॉर दी फ्यूचर जनरेशंस ऑल्सो, राइट। और इसी बात को याद रखते हुए, इसी बात की इंपॉर्टेंस को समझते हुए, कुछ देश हैं जिन्होंने बहुत तरक्की की है। पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, नाजिज्म वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुई थी तो जापान पे 2 एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए थे, एक हिरोशिमा नाम के शहर पे, एक नागासाकी नाम के शहर पे। जर्मनी ने गिराए थे भैया, बहुत नुकसान हुआ था, जापान तहस नहस हो गया था। लेकिन फिर भी अगले 50 सालों ने जापान में अपनी पॉपुलेशन पे इतने बढ़िया से खर्चा किया, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, अपनी पॉपुलेशन को इतना संभाल के रखा कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा जो लाइफ होती है ना, वो जापानीज लोगों की होती है। ऑन एन एवरेज जापानीज लोग बहुत ज्यादा जीते हैं। क्यों? क्योंकि वहां की हेल्थ बहुत अच्छी है। तो जापान ने जो इतने सालों तक इन्वेस्टमेंट किया अपनी पॉपुलेशन को हेल्दी और एजुकेटेड बनाने में, उसका नतीजा क्या निकला कि पहली बात तो वो पॉपुलेशन अपना देश छोड़ के गई नहीं। हमारे इंडिया में तो क्या होता है, कोई लोग बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो उन्हें समझ आता है यार इंडिया में रह के तो कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं, चलो बाहर सेटल हो जाते हैं। लेकिन जापान ने जब अपनी पॉपुलेशन पे इतना इन्वेस्टमेंट किया, अपने कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना इन्वेस्टमेंट किया, तो वहां के लोग कंट्री को छोड़ के नहीं गए, साथ में कंट्री के अंदर ही उन्होंने और बेटर टेक्नोलॉजी बनाई कि और बेटर टेक्नोलॉजी बनाए, हमारी कंट्री का और ज्यादा भला हो, राइट। तो उससे जापान धीरे धीरे इतना डेवलप्ड हो गया कि आप देखते ही हो जापान में आए दिन बुलेट ट्रेन नई नई बनती रहती हैं, राइट। सो जापान इज वेरी डेवलप्ड। तो एनी कंट्री दैट हैज इन्वेस्टेड इन इट्स पॉपुलेशन हैज सीन द रिजल्ट मेनी फोल्ड्स। आपको बस ये
कंडीशंस प्रोवाइड करनी है, बाकी काम पॉपुलेशन देख लेगी, राइट। सो ये तो क्लियर हो रहा है कि इंडिया को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। बच्चा दो तरीके की एक्टिविटीज होती है, पहले मैंने पॉपुलेशन का बाइफर्केशन बताया था, वो समझ आया ना कि पॉपुलेशन में कुछ पॉपुलेशन होती है जो काम करती है वो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो काम नहीं करती है वो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है। अब मैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात कर रही हूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? वो एक्टिविटीज जिनसे किसी भी तरीके का पैसा बन रहा है उसे तुम बोलते हो इकोनॉमिक एक्टिविटी। दिहाड़ी मजदूर जो कंस्ट्रक्शन साइट पे तसले में सीमेंट वगैरह घोलता है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सिमिलरली अगर किसी स्कूल में पेड टीचर है दैट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई एस्ट्रोनॉट है इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यूट्यूबर है इकोनॉमिक एक्टिविटी है। किसी भी तरीके की सैलरी इनकम वेज अगर आप लेके आ रहे हो घर तो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलोगे। और इकोनॉमिक एक्टिविटी का दूसरा नाम होता है मार्केट एक्टिविटी। क्या नाम होता है? मार्केट एक्टिविटी। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड हमारे पास नॉन मार्केट एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि अपने घर में आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो या फिर आप घर वालों के लिए खाना बनाते हो, उसके तो कोई पैसे नहीं देता। हाँ मम्मी राजमा बड़े अच्छे बने थे, ये लो भैया 500 रुपए, नहीं कोई नहीं देता घर में घर के किए हुए काम के पैसे। तो वो सारी होती है आपकी नॉन मार्केट एक्टिविटी। मान लो आपने ग्रीटिंग कार्ड का बिजनेस खोला, आपके कार्ड्स बिक रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपने ग्रीटिंग कार्ड अपनी दोस्त के लिए बनाया, उसे दिया बर्थडे पे, उसके थोड़ी पैसे मिले आपको, दैट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को नॉन मार्केट एक्टिविटीज के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चैप्टर में हम नॉन मार्केट एक्टिविटीज के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मार्केट एक्टिविटीज यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो देश में जितनी भी एक्टिविटीज चल रही हैं जिनसे पैसा बन रहा है पॉपुलेशन का, उन्हें तुम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। पहला पार्ट है प्राइमरी एक्टिविटीज का। बच्चों किसका है? प्राइमरी एक्टिविटीज का। प्राइमरी एक्टिविटीज में वो वाली एक्टिविटी आती है, देखो डेफिनेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है पर सर के ऊपर से जाए, अगर मैं सिर्फ नाम बता दूं तो इससे अच्छा थोड़ा सा तुम्हें एक्सप्लेन कर दूं। प्राइमरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें तुम नेचुरल रिसोर्सेज के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हो। नेचर ने तुम्हें मिट्टी दी है, तुमने मिट्टी पे खेती कर ली, खेती क्या हो गई? प्राइमरी एक्टिविटी। तो आ गया फार्मिंग। नेचर ने तुम्हें एनिमल दिए, तुमने एनिमल से मिल्क निकाल लिया, तुमने एनिमल से अंडे ले लिए, एनिमल हस्बेंड्री किस में आ गई? प्राइमरी एक्टिविटी में, ठीक है। डेयरी, राइट। नेचर ने तुम्हें मिट्टी दी, मिट्टी में तुमने जंगल उगाए, जंगल किस में आ गए? फॉरेस्ट्री। जंगल किस में आ गए? फॉरेस्ट्री, आरबी आना है, प्राइमरी एक्टिविटी। नेचर ने तुम्हें मिनरल्स दिए, तुमने मिनरल्स निकाले नेचर से, उसको माइनिंग, माइनिंग किस में आ गई भाई? प्राइमरी एक्टिविटी। नेचर ने तुम्हें मछलियां दी, तुमने मछलियों का कारोबार शुरू कर दिया, फिशिंग किस में आ गई? प्राइमरी एक्टिविटी में। तो जो डायरेक्ट रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती हुई एक्टिविटीज होती हैं उन्हें तुम क्या बोलते हो बच्चों? उन्हें बोलते हो प्राइमरी एक्टिविटीज। ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें प्राइमरी एक्टिविटीज के सामान को रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। नेचर ने तुम्हें मिट्टी दी, तुमने उस पर खेती की, खेती करके तुमने गन्ना उगाया, वो गन्ना सेकेंडरी एक्टिविटी में जाके किस में कन्वर्ट हो गया? चीनी में कन्वर्ट हो गया, गुड़ में कन्वर्ट हो गया। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज को मोस्टली इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज भी बोला जाता है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, जितनी इंडस्ट्रीज हैं देश की वो सारी किस में आती हैं? सेकेंडरी एक्टिविटीज में, जिसमें भी बेसिकली किसी भी रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करके तुम कुछ नई चीज बना रहे हो। शुगर केन से तुम बना रहे हो चीनी, या फिर तुम आयरन से बना रहे हो दरवाजे, या फिर तुम कॉपर से बना रहे हो बर्तन, या फिर तुम मछलियों से बना रहे हो खाना। वो सारी एक्टिविटी किसमें आ जाती है? सेकेंडरी एक्टिविटी। घर में बनी हुई मछली की बात नहीं कर रही हूँ, रेस्टोरेंट की बात कर रही हूँ, क्योंकि घर में बनी हुई मछली के पैसे नहीं मिलते। हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की, इन सारी चीजों के पैसे मिलते हैं। तुम्हारे कपड़े, कॉटन आया खेत से, खेत के कॉटन से धागा बना, धागा से कपड़ा बना, कपड़ा से टी शर्ट बन गई, शर्ट बन गई, क्या भैया? वो सेकेंडरी एक्टिविटी है। अब होती है टर्शियरी एक्टिविटीज। टर्शियरी एक्टिविटीज में यूजुअली आती है सर्विसेज एंड प्रोफेशंस। क्या आते हैं बच्चा? सर्विसेज एंड प्रोफेशन, यानी कि जो भी चीजें बाकी दोनों कैटेगरी में नहीं आती हैं वो बाय डिफॉल्ट किस में आ जाती हैं? टर्शियरी एक्टिविटी में। तुम बाहर जाते हो खाना खाने किसी कैफे में, किसी होटल में, किस में आते हैं वो? टर्शियरी एक्टिविटी में। क्यों? आप तो बोलोगे मैम वहां तो खाना बन रहा है तो फिर तो सेकेंडरी एक्टिविटी होनी चाहिए। नहीं, सिर्फ खाने के लिए तो नहीं जाते हो ना बाहर, तुम जाते हो यार थोड़ी सी सेल्फी खिंचवाएंगे, थोड़ा सा कोई हमें आके बिठा के अच्छे से खिला दे, थोड़ा सा कोई अच्छा सा म्यूजिक चला दे, थोड़ा सा वहां डांस भी करके आ जाएंगे। सो यू गो फॉर द होल एक्सपीरियंस एंड दैट एक्सपीरियंस इज काउंटेड इन द टर्शियरी एक्टिविटी। तुम बाहर ट्रैवल करने जाते हो, टूरिज्म इज काउंटेड इन टर्शियरी एक्टिविटी। तुम एटीएम से पैसे निकालते हो, इट इज ऑल्सो सर्विस, comes in tertiary activity. Health insurance, tertiary activity. Banking, tertiary activity. सारी की सारी टेक्नोलॉजी, चाहे वाईफाई हो, इंटरनेट हो, कोई भी हो,
टर्शियरी एक्टिविटी। डॉक्टर, लॉयर, टीचर्स, सारी क्या है? टर्शियरी एक्टिविटी। जितने प्रोफेशंस तुम देख रहे हो, सीए, डॉक्टर, लॉयर, इनफैक्ट छोटे प्रोफेशन जैसे कि कॉबलर, कारपेंटर, वो सब किस में आते हैं? टर्शियरी एक्टिविटी। प्लम्बर, सब टर्शियरी एक्टिविटी, ठीक है। So you get the point that economic activities are divided into primary, secondary and tertiary. Now economic activities are also divided between men and women. देखो historically क्या था, तुम जानते हो दुनिया में पेट्रियार्की है। क्या होता है पेट्रियार्की? पितृसत्ता। पेट्रियार्की होती है कि पावर जो है सदियों से आदमियों के हाथ में रही है। एक आधा फैमिली होगी जहां पे पावर जो है विमेन के पास भी होगी, या जहां पे थोड़ा डेमोक्रेसी होगी, बड़े डिसीजन लेने से पहले घर की औरतों से भी पूछा जाता होगा। लेकिन ओवरऑल तो पूरी दुनिया में देखोगे तो सारी पावर जो है मोस्टली आदमियों के हाथ में है, राइट। इसे पेट्रियार्की बोलते हैं। तो कल्चरली, हिस्टोरिकली हर किसी देश में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है, दुनिया के सारे देशों में हमने डिविजन ऑफ लेबर देखा है बच्चा। क्या देखा है? डिविजन ऑफ लेबर। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ऐसा नहीं है कि हम बोलते हैं औरत यही काम करेगी, आदमी यही काम करेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर तुम हिस्ट्री उठा के देखोगे पिछले 2000-3000 सालों की, तो हमने डिवीजन ऑफ लेबर देखा है ह्यूमन रेस के अंदर, जहां पे हम बोलते हैं भैया घर का काम जो है वो औरतों का है और बाहर जाके पैसे कमाने का काम जो है वो आदमियों का। अब उससे हम दोनों जेंडर पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। औरतों पे हम प्रेशर डाल रहे हैं कि उन्हें घर के बाहर नहीं निकल रहा है, आदमियों पे हम प्रेशर डाल रहे हैं कि भैया तुम्हें घर के बाहर निकलना ही निकलना है, चाहे तुम बेशक पैसे कमाना नहीं चाहते हो, राइट। सो डिवीजन ऑफ लेबर से क्या होता है कि तुम एक पर्टिकुलर जेंडर के साथ एक पर्टिकुलर काम को एसोसिएट कर देते हो कि नहीं भैया खाना लड़के थोड़ी बनाएंगे, या बाहर जाके लड़कियां थोड़ी कमा के लाएंगी, घर लड़कियां थोड़ी चलाएंगी, राइट। सो दैट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, उसकी वजह से सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, आप रूरल इंडिया में जाओगे जहाँ पे फैमिलीज के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो घर के सारे बच्चों को पढ़ाए, तो वो क्या करते हैं, घर के लड़कों को तो स्कूल भेज देते हैं, कॉलेज भेज देते हैं, घर के लड़कियों को नहीं भेजते, क्योंकि उनका भी ऐसा ही माइंडसेट है कि भैया घर की लड़कियों को तो बाद में जाके घर का काम ही करना है, तो उन्हें कॉलेज भेज के क्या फायदा। तो ऑल बिकॉज ऑफ दिस हिस्टोरिकल डिविजन ऑफ लेबर हमारी सोसाइटी में आज भी देखा जाता है कि विमेन की एजुकेशन पे या विमेन की हेल्थ पे कम समय, एफर्ट या फिर पैसा लगाया जाता है। और औरतों को जो ये काम दिया है डिविजन ऑफ लेबर, पहली बात तो डिवीजन ऑफ लेबर है ही गलत, दोनों जेंडर्स के लिए गलत है, मेन विमेन दोनों के लिए, इवन ट्रांसजेंडर्स के लिए गलत है। बट डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से जो हम एसोसिएट करते हैं कि भैया औरतों का ये काम है, घर में खाना बनाना, बच्चे संभालना, व्हाटएवर, राइट, सारी गलत चीजें, बट व्हाटएवर, उस काम के पैसे नहीं मिलते, उस काम के पैसे नहीं मिलते। 24 घंटे होम मेकर्स जो होती हैं वो घर का काम करती है, लेकिन उसके पैसे नहीं मिलते। पैसे कब मिलते हैं? जब औरतें घर के बाहर निकल के काम करती है। तो विमेन आर ओनली पेड व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट, चाहे वो बाहर रेडी पे सब्जी बेच रही हो, चाहे वो किसी आईटी इंडस्ट्री में जाके बढ़िया एक मैनेजर बनी हुई हो, तभी जाके पैसे मिलेंगे जब वो लेबर मार्केट में काम कर रही है, क्योंकि घर के हम पैसे नहीं दे रहे हैं, राइट। डेट्रीमेंट्स ऑफ अर्निंग, क्या है ये? डेट्रीमेंट्स ऑफ अर्निंग। तो हमें एक बात जो समझनी है वो यहाँ पे ये है कि अगर किसी भी इंसान को पैसा कमाना है तो उसे लेबर मार्केट में उतरना पड़ेगा, और उसे अच्छी एजुकेशन चाहिए होगी और स्किल चाहिए होगी। सब्जी बेचना भी एक स्किल होता है, सबके पास नहीं होती है, तो चाहे छोटे लेवल की स्किल हो चाहे बड़े लेवल की स्किल हो, आपको एजुकेशन और स्किल चाहिए होगी। कई काम है जो बिना एजुकेशन के भी हो जाते हैं, जैसे जो यही ठेकेदार के पास जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं घर वर बनाने में, कंस्ट्रक्शन साइट पे, उनके पास नहीं होती है एजुकेशन। बट अगर आपके पास एजुकेशन नहीं होगी तो फिर आपके पास स्किल होनी चाहिए। अगर दोनों ही नहीं होगी तो फिर आप पैसे तो शायद कमा लोगे जीने भर के, लेकिन आपका कभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा नहीं, राइट। तो औरतों ने धीरे धीरे एजुकेशन में अपनी इन्वेस्ट किया है। धीरे धीरे हमने देखा है कि जैसे जैसे देश आगे प्रोग्रेस कर रहा है, वैसे वैसे घर की जो मतलब इंडियन फैमिलीज हैं वो लड़कियों को भी पढ़ाती हैं, लड़कियों को भी कॉलेज भेज देती हैं, मास्टर्स भी करा देती हैं, पीएचडी भी करा देती हैं। तो उसकी वजह से बहुत बदलाव सोसाइटी में आया है, बट अभी भी 50-50 नहीं हो पाया, राइट। तो अभी हम देख रहे हैं कि कई सारी औरतें हैं जो हायर स्टडीज भी कर रही हैं, कई सारी लड़कियां हैं जो बहुत अच्छी अच्छी हाई पेइंग जॉब्स भी कर रही हैं, लेकिन वो तभी पॉसिबल हो पा रहा है जब वो पढ़ी लिखी हैं। अगर हम एजुकेशन लेवल पे ही गर्ल्स की इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगी, राइट। पर हम वहां पे ये भी प्रॉब्लम देखते हैं बच्चा कि जो मोस्टली देश की औरतें हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं। देखो मोस्टली जो देश की औरतें हैं वो पढ़ी लिखी नहीं हैं, बहुत ही कम औरतें हैं जिन्हें अच्छा खासा पढ़ाई करने का मौका मिला है। तो बाकी जो औरतें हैं, चाहे गरीबी की वजह से चाहे मन की वजह से, अगर उन्हें बाहर जाके काम करना है तो उन्हें छोटे मोटे काम ही मिलेंगे। उस छोटे मोटे काम में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, कभी भी उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, राइट। क्योंकि मान लो आप कपड़े फोल्ड करने का काम कर रहे हो, किसी दुकान पे आपका काम है कि भैया मैं कपड़े दिखाऊंगा, तू कपड़े फोल्ड करती हो। अब ये काम ऐसा है कि कोई भी कर सकता है, तो अगर आपकी थोड़ी सी भी तू तड़ाक हुई ओनर से, दुकान के ओनर से, आपको जॉब से निकाल देंगे, कल को कोई और लड़की रख लेंगे,
राइट। तो जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है छोटी छोटी जॉब्स में, साथ में लो इनकम मिलती है, इन सारे कामों में कम पैसे मिलते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि सेम ही काम अगर लड़की करती है तो उसे कम पैसे मिलते हैं, और सेम ही काम अगर लड़का करता है तो उसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो वहां पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। तीसरा पॉइंट, जजमेंट। भैया जजमेंट बहुत झेलना पड़ता है। अगर एक लड़की सोसाइटी में पढ़ लिख के बाहर चली भी गई घर से बाहर काम करने, तो उसे बोलते हैं यार ये अच्छी मम्मी नहीं होगी, ये शी मस्ट नॉट बी अ गुड मदर, या ये बाहर जाके काम कर रही है, घर कौन संभालेगा, इसका पति तो भूखा बैठा रहता है, इसके बच्चे भूखे बैठे रहते हैं, राइट। एक्सपेक्टेशन इतनी होती है, एक्सपेक्टेशन होती है कि डबल द वर्क, कि औरत घर के बाहर जाके भी काम करे। पहली बात तो भैया अलाउ ही नहीं करेंगे घर से बाहर जाना, दूसरी बात पढ़ाई नहीं करवाएंगे। अगर ये सब करवा भी दिया तो फिर आप डबल एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि घर के बाहर का भी काम करो और घर के अंदर का भी काम करो, राइट, विच इज नॉट एट ऑल फेयर फॉर दी विमेन ऑफ दी वर्ल्ड, बट हो तो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दी हैं। ये प्रॉब्लम्स को आप पढ़ लेना। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जब औरतें काम करती हैं तो ना बहुत प्रॉब्लम होता है, चाहे सब्जी बेचने वाली हों या फिर छोटे छोटे वर्कर्स हों फैक्ट्रीज में। कोई मैटरनिटी लीव नहीं होती है वहाँ पे, प्रेग्नेंट होने के बाद कोई लीव नहीं मिलती है, बेबी डिलीवरी के बाद कोई पेड लीव्स नहीं होती हैं, जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है, कोई अलाउंस नहीं होता है, लोग तमीज से बात नहीं करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अच्छा, मैं बोल रही थी ना होमवर्क क्वेश्चन का आंसर दोगे तो अगली बार नाम दिखाऊंगी। तो सीबीएसई क्लास 9 टॉपर बच्चों, तुम्हें देना है पहला होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारा ये, आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए बच्चा। लाइव चैट में आंसर दोगे तो मैं नहीं देख पाऊंगी, कमेंट में आंसर दोगे तो तुम्हारे नाम का स्क्रीनशॉट मैं अगली क्लास में दिखाऊंगी, ठीक है जी। और भी क्वेश्चन आएंगे, धैर्य रखे धैर्य रखे। चलिए अब चलते हैं हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ से चैप्टर का लास्ट पार्ट शुरू हो जाता है। हमने थोड़ा बहुत अभी तक टच किया है पीपल एज अ रिसोर्स। अब हम एक्चुअली बात करने वाले हैं कि कैसे पॉपुलेशन को रिसोर्स में कन्वर्ट किया जाए। तो उसके दो तरीके हैं सबसे जरूरी, बाकी भी हैं पर मोस्टली हमें दो चीजों में इन्वेस्ट करना है। पहला है आपका एजुकेशन, दूसरा है आपका हेल्थ। एजुकेशन में इन्वेस्ट करना बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हो। तुम ट्रेनिंग दे सकते हो, स्किल दे सकते हो, पढ़ाई करवा सकते हो, स्कूल अच्छे बनवा सकते हो। देयर आर डिफरेंट तरीके जिनसे तुम एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सकते हो एज अ गवर्नमेंट। हेल्थ में भी अच्छे से कर सकते हो, तुम बच्चों की हेल्थ पे ध्यान सकते हो, बड़ों की हेल्थ पे ध्यान दे सकते हो, वैक्सीनेशन ड्राइव करवा सकते हो कंट्री में। सो देयर आर डिफरेंट वेज टू इंप्रूव द हेल्थ ऑफ अ नेशन। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम एजुकेशन वाले टॉपिक में एजुकेशनल प्रोविजंस की बात करेंगे कि हमारे देश में एजुकेशन में क्या क्या मेजरली काम किए गए हैं। साथ में हम पढ़ेंगे कि लिटरेसी क्या होती है। ऑन दी अदर हैंड हेल्थ वाले में हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी को थोड़ा सा टच करेंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इनकी डेफिनेशन के बारे में। लिटरेसी रेट का मतलब होता है साक्षरता का दर। हर 1000 में से या हर 100 में से, अलग अलग जगह अलग अलग डेफिनेशन होती है, हर 100 में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं उस बात को बोला जाता है लिटरेसी रेट। और पढ़े लिखे होने का क्या मतलब है, देश की कोई भी स्केड्यूल्ड भाषा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस है। हमारे देश की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लेकिन हमारे देश में 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस है, जिसमें उड़िया, मलयालम और हिंदी, बहुत सारी भाषाएं आती हैं, ठीक है, कश्मीरी, बहुत सारी भाषाएं आती हैं। तो उसमें से कोई भी एक भाषा अगर तुम बोल सकते हो, समझ सकते हो और लिख सकते हो तो तुम क्या हो, साक्षर हो। ये डेफिनेशन पेपर में नहीं आएगी पर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, तो तुम लिटरेट हो। ऑन द अदर हैंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि जिस देश में जिस टाइम पे तुम पैदा हुए हो, ऑन एन एवरेज, कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ तो ऑन एन एवरेज उस देश की हेल्थ फैसिलिटीज को देखते हुए तुम कितनी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जिस देश की हेल्थ फैसिलिटीज जितनी अच्छी होती है वहां पे ऑन एन एवरेज ह्यूमन पॉपुलेशन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी ही अच्छी होती है, ठीक है। तो अगर कंट्री की एजुकेशन अच्छी है मतलब लिटरेसी रेट अच्छा है, कंट्री की हेल्थ अच्छी है मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, राइट। नाउ कैसे मदद होती है इससे भाई, इससे क्या होता है अगर हम हेल्थ में और एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़िया करेंगे तो इससे क्या होता है, इससे बहुत फायदे होते हैं। पहली बात, इंडिविजुअल को फायदा ये होता है कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, भैया पहले साइकिल चला रहे थे अब बाइक पे आ गए, पहले बाइक चला रहे थे अब गाड़ी पे आ गए, राइट। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, राइट। फैमिली में प्रॉस्पेरिटी आती है, प्रॉस्पेरिटी का मतलब खुशहाली आती है। प्रॉस्पेरिटी स्पेलिंग थोड़ी गलत है, देख लेना ठीक है। बच्चे भी पढ़ पाते हैं और हेल्थ भी अच्छी होती है। जब आपके पास पैसा होगा भैया, अगर सरकारी अस्पताल में जगह नहीं मिली आप प्राइवेटली कर लोगे, है ना, प्राइवेटली इलाज करा लोगे। तो हेल्थ भी अच्छी होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, प्रॉस्पेरिटी आती है, पावर्टी रिड्यूस होती है, रिड्यूसेस पावर्टी। भैया क्वालिटी एजुकेशन होगी तो गरीबी थोड़ी देखने को मिलेगी, हंगर थोड़ी देखने को मिलेगा, ये सब कुछ कम होता है। देश को क्या फायदा होता है बच्चा, देश में पावर्टी कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, लेस अनएम्प्लॉयमेंट,
देश में अगर मतलब जनता पढ़ी लिखी होगी तो उसे तो जॉब मिल ही जाएगी, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, पावर्टी कम हो गई, पूरे देश की पावर्टी कम हो गई। अभी तो इंडिया में हर 5वां इंसान क्या है, गरीब माना जाता है ना। मैं नहीं कह रही हूँ, एनसीईआरटी कह रही है। उसके बाद कंट्री में ज्यादा पैसा आएगा तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ेगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अभी पीछे बताया था ना, कंट्री के टोटल पैसे को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो उसमें क्या होगा, इंक्रीज आएगा। साथ में कंट्री का कल्चर अच्छा बढ़ेगा, कंट्री में नेशनल इनकम बढ़ेगी। ये सारे फायदे देश को होंगे, सोसाइटी को फायदा है, फैमिली को फायदा है, इंडिविजुअल को फायदा है, देश को फायदा है, सबको फायदा ही फायदा है। ऑल बिकॉज तुम पॉपुलेशन में इन्वेस्ट कर रहे हो, हेल्थ और एजुकेशन में। तो सबसे पहले देखते हैं कि एजुकेशन लेवल पे हमने क्या क्या किया है। तो ये चार्ट दिया है तुम्हारी एनसीईआरटी में, इसको जब तुम स्टडी करोगे इसे बोलते हैं बच्चा बार ग्राफ, राइट। बार ग्राफ। तो इसमें जो ब्लू वाला, स्काई ब्लू वाला जो तुम्हें ग्राफ दिख रहा है, दैट इज फॉर टोटल पॉपुलेशन। अब उसमें जेंडर कोई भी हो, मेन विमेन ट्रांसजेंडर सब लोग उसमें एडेड हैं। दिस इज फॉर द टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। जो तुम लाल वाला देख रहे हो ग्राफ या फिर बार्स, वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ लड़कों की पॉपुलेशन को, और जो तुम ग्रीन वाला बार देख रहे हो दैट इज रिप्रेजेंटिंग लड़कियों की पॉपुलेशन को। तो अगर तुम एक चीज नोटिस करोगे तो चाहे 1951 की बात करें या 2018 की बात करें या किसी भी साल की बात कर ले, लड़कियों की जो वो रही है, एजुकेशन रही है, दैट हैज ऑलवेज बीन लेस देन द ब्लू वन। यानी कि मैं ये बोल रही हूं, इजी कर देती हूं, कि ग्रीन वाला बार जो है वो किसी भी ईयर को उठा लो, वो ब्लू वाले बार से क्या है, कम। यानी कि लिटरेसी अमंग विमेन, मतलब कि अगर लड़कियां देखो कितनी पढ़ी लिखी हैं तो वो हमेशा एवरेज ऑफ द कंट्री से भी कम आएंगी। जैसे मान लो ओवरऑल कंट्री की लिटरेसी रेट चल रहा है 90%। जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, मतलब हर 100 में से 90 लोग पढ़े लिखे ओवरऑल कंट्री पे अगर देखोगे। लेकिन अगर लड़कियों की बात करोगे तो उसमें मान लो चल रहा है लिटरेसी रेट 70%, राइट। तो मतलब लड़कियां कम पढ़ रही हैं, है ना। लड़कियों को हम नहीं पढ़ा रहे, ये बात हमें डेटा ऑलरेडी बता रहा है। फिर और एक और चीज तुम्हें इस बार ग्राफ से देखने को मिल रही होगी कि लिटरेसी रेट हमारा बढ़ता ही जा रहा है। हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन लिटरेसी रेट भी हमारा बढ़ता ही जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है, डेफिनेटली अच्छी बात है। हम लोग एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमें दो ही चीजें दिख रही हैं, एक लिटरेसी रेट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फॉर आवर नेशन विच इज ग्रेट, एंड दूसरा जो थोड़ी सी खटकती हुई बात है कि लड़कियों का लिटरेसी रेट जो है वो नॉर्मल पॉपुलेशन के, कॉमन पॉपुलेशन के भी एवरेज से कम है, और लड़कों वाला जो है कॉमन एवरेज से जो है हमेशा ज्यादा है। तो हम लोग अपने देश के लड़के ज्यादा पढ़ा रहे हैं, लड़कियों को नहीं पढ़ा रहे हैं, राइट। एजुकेशन इन इंडिया, ऐसा नहीं है कि हमने एजुकेशन पे काम नहीं किया है, बट हाँ ऐसा जरूर बोल सकते हैं कि जितना काम करना चाहिए देश को आगे ले जाने के लिए उसमें थोड़ी कमी जरूर है। हमने काम किया है, हमने सबसे पहले तो यूनिवर्सल एजुकेशन पे काम किया है। हमने ट्राई किया कि हर एक बच्चे को हम स्कूल भेज पाएं। इसके लिए हम ये नहीं कहते कि आओ हाथ पकड़ के हम स्कूल लेके चले, इसके लिए हम स्कूल को बच्चे के पास लाते हैं। तो हमने बहुत सारे स्कूल्स खोले ताकि हर बच्चे को एजुकेशन मिल पाए। इसे बोलते हैं यूनिवर्सल एजुकेशन। यूनिवर्सल एजुकेशन मतलब कि सबको एजुकेशन मिले डिस्पाइट ऑफ देयर जेंडर, कास्ट, रिलीजन और पर्टिकुलर स्टेट, राइट। सेकेंड पॉइंट, हमने रिटेंशन पे काम किया है। हमने देखा कि माँ बाप स्कूल में दाखिला तो करा देते हैं बच्चों का, लेकिन किसी ना किसी कारण से, चाहे घर में पैसे नहीं होते, चाहे कोई स्कूल छोड़ने वाला नहीं होता, या लड़कियों को पीरियड्स आ जाते हैं तो घर वालों को लगता है चल अब घर ही बैठ जाते हैं, स्कूल में अच्छे वॉशरूम्स तो है नहीं, किसी भी कारण से सही, लेकिन बच्चों को स्कूल में रोज रोज भेजा नहीं जाता। तो हमने रिटेंशन पे भी काम किया है कि कैसे हम ऐसा कुछ करें कि माँ बाप अपने बच्चों को रोज स्कूल भेजें। देन क्वालिटी, हमने क्वालिटी पे ऑब्वियसली काम किया है, चाहे वो करिकुलम की क्वालिटी हो, सिलेबस की क्वालिटी हो, बुक्स की क्वालिटी हो, स्कूल्स की क्वालिटी हो, या फिर टीचर्स की क्वालिटी हो, सारी क्वालिटी पे काम किया है। वी हैव ऑल्सो वर्कड ऑन एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। हमें समझ आता है कि ये जो पीछे वाला डेटा है, इस डेटा में हमें दिख रहा है भाई कि लड़कियों की एजुकेशन में कमी है, तो हमने लड़कियों की एजुकेशन के लिए स्पेशली काम किया है। देन वोकेशनल स्ट्रीम, हमें ये भी समझ आया कि भैया उस घर में जहाँ पे कमाने वालों की कमी है, मतलब मान लो अगर हम विलास की स्टोरी की बात करें तो क्या हम विलास से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी बीमार माँ और छोटे भाई बहनों को छोड़ के बाहर जाए कमाने और शहर चला जाए पढ़ने और कमाने? वी कांट एक्सपेक्ट, राइट, क्योंकि विलास के घर में प्रॉब्लम्स इतनी थी कि उसे अपनी फैमिली को केटर करना है। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने वोकेशनल स्ट्रीम्स भी चालू किए हैं, जैसे कि कंप्यूटर का कोर्स कर लो, मोबाइल रिपेयर का कोर्स कर लो, वीडियो एडिटिंग सीख लो, जहां पे बच्चे ये वोकेशनल स्किल्स सीख के सीधे जॉब ले सकते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो ये सारी चीजें हमने की हैं। इसके साथ साथ हमने एजुकेशन पे ज्यादा खर्चा करना भी शुरू किया है। पहले जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करोगे, ऑब्वियसली तब देश गरीब भी बहुत था, पॉपुलेशन भी कम थी, वो सारे फैक्टर्स एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं। लेकिन हमारी डेमोक्रेसी में क्या होता है ना कि जब भी कोई नई सरकार बनती है तो वो 5 साल की प्लानिंग करती है, उसे बोलते हैं 5 ईयर प्लान।
राइट। सो पहला जो 5 ईयर प्लान बना था इंडिया का 1947 में आजाद होने के बाद, उसमें हमने सिर्फ 151 करोड़ रुपीस एजुकेशन पे लगाए थे 5 साल के अंदर। लेकिन 11th जो 5 ईयर प्लान बना हमारा, उसमें हमने 3766 करोड़ रुपीस लगाए। तो ऑब्वियसली पहले 5 ईयर प्लान से अब तक में हमने ज्यादा पैसा लगा दिया। लग रहा है ना, पैसा देख के लग रहा है अरे वाह बहुत पैसा लगा दिया, बहुत पैसा लगा दिया। अब रुको, देखो पहले जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब देश का जो टोटल पैसा है उसका हम 0.6% लगाते थे। अभी जो हमारा देश का टोटल पैसा है उसका हम सिर्फ 3% लगा रहे हैं। 0.6 से हम सिर्फ 3% में आए, और हम ये कितने सालों की बात करें, 60-70 सालों की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली दिस 3% इज नॉट इनफ। हमें देश के टोटल पैसे का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तुम्हारे लिए सेम बात है, क्लास 11th के लिए डिफरेंट बात है, ठीक है, तो तुम सेम मान लो। तो देश के टोटल पैसे का हमें ज्यादा पैसा लगाना चाहिए एजुकेशन पे, क्योंकि पढ़ोगे लिखोगे तभी तो बनोगे महान, राइट। यहाँ पे कमी दिख गई। देन हमने नवोदय स्कूल खोले। हमें समझ आया कि यार जो सरकारी स्कूल होते हैं ना, उसमें ना बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिलती, अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती। कई बच्चे जो हैं वो ऐसे घरों में होते हैं जहाँ पे पढ़ाई का माहौल नहीं होता। तो हमें कुछ ऐसे स्कूल खोलने चाहिए जहाँ पे बच्चों को हॉस्टल सिस्टम भी मिल जाए, बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन भी मिले, हेल्थ भी अच्छी हो, पढ़ाई भी अच्छी हो। इसी सबको ध्यान में रखते हुए हमने नवोदय स्कूल खोले। बहुत सालों से चल रहे हैं नवोदय स्कूल। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो नवोदय स्कूल से पढ़े हुए हैं। बहुत कम फीस होती है, नाम बराबर फीस होती है, बढ़िया फैसिलिटीज होती है। देख लो किसी अच्छे स्कूल जैसा ही लग रहा है, बढ़िया स्कूल, प्राइवेट स्कूल टाइप लग रहा है, अच्छी फैसिलिटीज होती है, अच्छा खाना मिलता है, हॉस्टल कल्चर होता है, बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान रखा जाता है। तो नवोदय स्कूल्स ने बहुत बढ़िया काम किया है। फिर भी अभी भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफी सारी प्रॉब्लम नंबर 1, हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं है। मतलब कि हमारी सारी स्टेट्स में एजुकेशन का लिटरेसी रेट सेम नहीं है। केरला में लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, हमेशा 95 से ऊपर रहता है आउट ऑफ 100, यानी कि हर 100 में से 95 से ऊपर लोग क्या होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन बिहार जैसी स्टेट है जहाँ पे 60s में चल रहा होता है, तो बहुत ही कम लिटरेसी रेट होता है। तो कई स्टेट में एजुकेशन अच्छी है, कई में बहुत खराब है। हाई ड्रॉप आउट रेशियो, हम देखते हैं कि भैया बच्चों को स्कूल में दाखिला तो कराया जाता है, लेकिन 6ठी के बाद 7वीं के बाद बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसमें भी हम देखते हैं कि लड़कियों का ड्रॉप आउट ज्यादा होता है, क्योंकि घर वालों को लगता है यार इसे पढ़ा के क्या होगा, राइट। सो ड्रॉप आउट बहुत है। देन पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूल्स की क्वालिटी बहुत पुअर है भैया, क्योंकि हमारे देश में करप्शन बहुत है। हम पैसा बहुत लगाते हैं एजुकेशन पे, बिचौलिए जितने वो सारा पैसा खा जाते हैं। स्कूल में सीमेंट की कमी हो जाती है, छतें गिर रही होती है, वॉशरूम बनता रही है, वॉशरूम में मग नहीं होता, खाने में रोज दलिया खिलाते रहेंगे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उससे हमारे स्कूल की क्वालिटी, एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी नहीं हो पाती। सारे सरकारी स्कूलों की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे दिल्ली में अभी पिछले 10 सालों के अंदर सरकारी स्कूल्स बहुत अमेजिंग बन गए हैं, लेकिन बहुत सारे दूसरे शहरों और गांवों में सरकारी स्कूल्स की हालत अच्छी नहीं है। देन एक्सेसिबिलिटी इशू ऑफ द स्कूल, कभी कभी अभी भी इंडिया में बहुत सारे सरकारी स्कूल है, लेकिन फिर भी कई जगह हैं जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल इतने दूर होते हैं, 5 किलोमीटर दूर है, 6 किलोमीटर दूर है, बीच में कोई नदी बहती है, कैसे जाएगा बच्चा रोज? हाउ विल द चाइल्ड गो टू द स्कूल? स्कूल को बच्चे के पास आना है, बच्चे को स्कूल के पास नहीं जाना है, राइट। सो एक्सेसिबिलिटी का इशू है। लैक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज, भैया फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, चाहे टीचर्स की बात करो, चाहे बुक्स की बात करो, चाहे खाने की बात करो, फैसिलिटीज में हम लैक कर रहे हैं। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। सारी प्रॉब्लम्स तो दिखाई भी नहीं है, सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग। अब यहाँ पे लिटरेसी रेट का देख लो, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है जो डार्क ग्रीन वाली स्टेट्स है। अब डार्क ग्रीन में देखो तुम्हारे पास कौन सी स्टेट्स आ रही हैं, तुम्हारे पास आ रही है केरला आ रही है। ग्रीन स्टेट्स ही देख लो, ग्रीन स्टेट्स में केरला आ रही है, गोवा आ रही है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की थोड़ी सी स्टेट आ रही है, सिक्किम हो गई, नागालैंड हो गई, त्रिपुरा हो गई, मेघालय हो गई, वे वाली स्टेट्स आ रही है, राइट। अब सबसे कम लिटरेसी रेट देखो लाल वाली जगहों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये जो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत है, झारखंड, छत्तीसगढ़, नहीं ये क्या है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये वाला है, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, यहाँ पे एजुकेशन का बुरा हाल है। भैया बड़ी स्टेट, ज्यादा पॉपुलेशन, यहाँ तो अच्छी होनी चाहिए लिटरेसी रेट, यहाँ तो और ज्यादा खर्चा करना चाहिए पैसों पे, और सॉरी एजुकेशन पे, लेकिन नहीं हो पा रहा है, राइट। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। बट फिर भी कुछ 2-3 चीजें हैं जो हमारे देश में भयंकर बेहतरीन हुई हैं। डिस्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि उनके बिना हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम और कितना ज्यादा बुरा होता। पहली चीज है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व का मतलब सबका, शिक्षा का मतलब एजुकेशन, अभियान का मतलब प्रोग्राम। सर्व शिक्षा अभियान का मतलब है कि सब बच्चों को हम स्कूल भेजेंगे। दिस इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो भैया हमारे पार्लियामेंट में बहुत साल पहले, 15-20 साल पहले ये बात चली, 15-20 से भी ऊपर हो गया होगा, तो 1990s की बात है, तभी बात चली कि भैया
अगर हम देश में पैदा हुए हैं तो हमारा एजुकेशन का हक है, हमारे माँ बाप हमें स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं तो हमारी सरकार तो भेजे, राइट। तभी से हमने डिसाइड किया कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि देश के कुछ पार्ट्स में बच्चे पढ़ लें, कुछ पार्ट्स में पढ़े ही ना, नहीं, हम चाहते हैं कि देश का एक एक बच्चा पढ़े। तो उसके लिए हमने बहुत सारे स्कूल्स खोले और एलिमेंट्री एजुकेशन पे ज्यादा फोकस किया कि एटलीस्ट बच्चा 6 से 14 साल की उम्र वाला जो बच्चा है, 14 साल में यूजुअली आप क्लास 10th में होते हो, तो एटलीस्ट 10वीं तक तो बच्चा पढ़ ले, जिसे जो कि प्राइमरी एजुकेशन नहीं, प्राइमरी तो 6ठी तक की होती है, एलिमेंट्री एजुकेशन बोला जाता है कि एटलीस्ट 10th तक तो पढ़े ना बच्चा, उस पर हमने फोकस किया। साथ में जब जब हमें जरूरत पड़ी हमने कुछ एक्सेसरी प्रोग्राम्स चलाए जो सर्व शिक्षा अभियान, जितने बड़े नहीं थे लेकिन सर्व शिक्षा अभियान के साथ मिलकर उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान का और ज्यादा इंपैक्ट किया। जैसे कि हमने ब्रिज कोर्सेज चलाए। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा बीमार पड़ गया, फैमिली में कोई डेथ हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, बच्चे को कोई जॉब करनी पड़ी जबरदस्ती फैमिली की देखभाल करने के लिए, तो बच्चा 5वीं में था मान लो और बच्चे ने स्कूल जाना छोड़ दिया। फिर जब घर की हालत सुधरी तो उसने, जब वो थोड़ा सा और बड़ा हुआ 2-3 साल बाद, उसने सोचा यार मुझे ना अपनी पढ़ाई दोबारा से रिज्यूम करनी है, मुझे स्कूल जाना है, तो अब उसको ब्रिज कोर्स चाहिए होगा। अब वो दोबारा 6ठी में जाके तो बैठेगा नहीं, अब उसकी हो गई है उम्र 10वीं की, अब वो 6ठी में जाके तो बैठेगा नहीं, लेकिन उसने स्कूल छोड़ा था 5th स्टैंडर्ड में। अब 5th से लेके 10th तक की जो उसे पढ़ाई है 1 साल में कैसे कवर करा दें ताकि वो 10th के लिए एलिजिबल हो जाए, उसे बोलते हैं ब्रिज कोर्स। तो हमारी सरकार ने बहुत सारे ब्रिज कोर्सेज चलाए जिन बच्चों को दोबारा से अपनी पढ़ाई रिज्यूम करनी है उनके लिए। साथ में बैक टू स्कूल कैंपेन चलाया। हमने देखा कि बच्चों का दाखिला करा दिया लेकिन बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा है, तो हमने उन चीजों पे काम किया, उन कारणों पे काम किया जिसकी वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे थे ताकि वो दोबारा से स्कूल में भेजे। इसी में एक प्रोग्राम चलाया था हमने, मिड डे मील। हमें एक बात समझ आई कि गरीब फैमिलियों के पेरेंट्स बच्चों को इसलिए नहीं भेज रहे हैं स्कूल में क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इससे अच्छा, मतलब बच्चों को स्कूल भेजे उससे अच्छा बच्चा घर में रह ले, घर के थोड़े काम वाम कर ले, क्योंकि हमारे पास तो खाने तक के पैसे नहीं है, हम इस बच्चे को पढ़ाई और खाना कहाँ से दें। तो फिर हमने स्कूल में खाना भी देना शुरू कर दिया, मिड डे मील, यानी कि दिन के बीच में लंच के टाइम पे पौष्टिक मील प्रोवाइड किया जाता है स्कूल में, जहां पे बच्चे जाके, बच्चों के पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है कि हाँ चल भैया बच्चे की पढ़ाई भी हो रही है, बच्चे को पोषण भी मिल रहा है, हमें तो कुछ नहीं करना, हमें तो बस उसे नहला धुला के स्कूल भेजना है। और बच्चे को भी अच्छा लगता है, बच्चे को भी लगता है यार खाना मिला है, एनर्जी मिली है, थोड़ा दौड़े भागे पढ़ाई करे, राइट। सो दिस स्कीम हैज वर्कड वंडर्स फॉर इंडिया। Then we also worked on gross enrollment ratio in higher education. बच्चा what is gross enrollment ratio? Enrollment का मतलब दाखिला, एडमिशन। ग्रॉस का मतलब टोटल, मतलब कि कितने बच्चों का टोटल एडमिशन है, राइट। मान लो अगर आपके शहर की बात करें, मान लो आपके शहर में 100 बच्चे हैं पर्टिकुलर एज ग्रुप में। अब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ना हर एज ग्रुप के लिए अलग से निकाला जाता है। मान लो आपके स्टैंडर्ड की बात करते हैं, क्लास 9th की, मान लो 12 से 13 साल वाले बच्चे ना हमारे शहर में 100 बच्चे हैं। अब उस 100 में से 80 बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, तो रेशियो क्या हो गया उसका, 80 डिवाइडेड बाय 100, दिस वुड बी द रेशियो। इसे बोलते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो हमने ये देखा कि जो हायर एजुकेशन है, 10वीं तक तो फिर भी लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन जो और आगे की पढ़ाई है, 12वीं की हो गई, 11वीं की हो गई, कॉलेज की हो गई, वहां पे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और कम होता जाता है। मतलब कि लोग हायर एजुकेशन परस्यू नहीं कर रहे हैं। तो लोगों को हायर एजुकेशन परस्यू करवाने के लिए हमने क्या किया, और चीजों पे काम कर दिया। हमने एक्सेस इंक्रीज किया, हमने और ज्यादा स्कूल्स खोले, और ज्यादा कॉलेजेस खोले, ताकि लोगों के पास कॉलेजेस आए, लोगों को कॉलेज ना जाना पड़े। हमने क्वालिटी अच्छी की, सरकारी कॉलेजेस में अच्छी पढ़ाई होती है। इंडिया में सरकारी कॉलेजेस में प्राइवेट से अच्छी पढ़ाई होती है, कॉलेजेस हमारे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। देन अडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम। हमने ये देखा कि हर स्टेट के लिए सेम करिकुलम क्यों रखना है। स्टेट को हमने थोड़ी सी आज़ादी दी कि भैया तुम्हें अपनी स्टेट की कोई हिस्ट्री पढ़ानी है, अपने स्टेट की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाना है, या अपनी स्टेट का कुछ भी पढ़ाना है, बढ़िया तुम उस तरीके का करिकुलम पढ़ा लो, लेकिन कम से कम अपनी स्टेट में कॉलेजेस तो अच्छे बनाओ, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट का अभियान था, लेकिन सर्व शिक्षा अभियान भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर किया था, लेकिन स्टेट को हमने ये दी छूट कि वो अपनी सिलेबस में थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। वोकेशनलाइजेशन किया, हमने ऐसी पढ़ाई कराना शुरू की जिसमें सिर्फ रट्टू तोता नहीं बना रहे हैं हम बच्चों को, पर्टिकुलर स्किल इंपार्ट कर रहे हैं ताकि बच्चे को कॉलेज से निकलते ही जो है जॉब मिल जाए, राइट। डिस्टेंस एजुकेशन, हमने देखा भैया अगर आप घर पे बैठ के पढ़ना चाहते हो तो जैसे दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये तरीके की यूनिवर्सिटी खोली हमने। इसमें क्या होता है, तुम घर बैठ के पढ़ सकते हो, तुम्हें सिलेबस मिल जाएगा, तुम्हें असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, घर बैठ के पढ़ो, एग्जाम देने आ जाना बस, राइट। तो ओपन से हमने डिस्टेंस लर्निंग कराई।
कि लोग घर बैठ के भी पढ़ लें, आईटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोले क्योंकि आईटी बहुत चल रही है, इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में चल रही है, तो हमने सोचा बच्चों को वो चीज सिखाएं जिसका फ्यूचर है। तो ऑल ऑफ दिस वी डिड फॉर अडल्ट एजुकेशन। अडल्ट एजुकेशन मतलब हायर स्टडीज के लिए। हायर स्टडीज पे क्वेश्चन आए तो ये लिखना है, लोअर स्टडीज एलिमेंट्री एजुकेशन पे आए तो आपको सर्व शिक्षा अभियान लिखना है। चले हेल्थ पे चले, नेक्स्ट पैरामीटर, राइट। पॉपुलेशन की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए जितनी एजुकेशन जरूरी है उतनी ही हेल्थ भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि कितना मर्जी बड़ा लिखा इंसान हो, अगर हेल्थ खराब है तो वो अपनी फुल प्रोडक्टिविटी पे, फुल एफिशिएंसी पे काम नहीं कर पाएगा या कर पाएगी, राइट। दो वर्ड्स होते हैं भैया हमारी एसएसटी में, एक वर्ड होता है लायबिलिटी, एक वर्ड होता है एसेट। लायबिलिटी का मतलब कर्जा एक तरीके से, और एसेट का मतलब संपत्ति एक तरीके से, राइट। जैसे कि मान लो घर तुम्हारा खुद का है तो घर तुम्हारा एसेट है, तुमने किसी से कोई लोन लिया हुआ था तो तुमने जो लोन लिया था वो तुम्हारी लायबिलिटी है, कर्जा। पैसा जब तुम्हारे यहाँ से जाएगा तो उसे लायबिलिटी बोलोगे, पैसा तुम्हारे यहाँ आएगा तो उसे एसेट बोलोगे, राइट। घर बेच के पैसा मिलेगा ना, किसी के लोन को चुकाना पड़ेगा, यू गेट माय पॉइंट। उसी तरीके से एक हेल्दी इंसान हमेशा एसेट होता है देश के लिए, और एक वीक इंसान और कमजोर या फिर सिक पॉपुलेशन लायबिलिटी होती है। क्योंकि ये सिक पॉपुलेशन जितनी मर्जी पढ़ी लिखी हो, ये पैसा नहीं कमा सकती और देश में नेशनल इनकम नहीं बढ़ा सकती। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास एजुकेशन थोड़ी कम भी है लेकिन आप हेल्दी हो तो आप फुल प्रोडक्टिविटी से, फुल एफिशिएंसी से काम करते हो। इसीलिए हमारी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, जो तुम ज्यादातर इसके बारे में पॉपुलेशन चैप्टर में पढ़ते हो, इसमें बस ये 3 वर्ड्स मेंशन है, लेकिन जो हमारी नेशनल पॉलिसीज बनती है हेल्थ पे, उसमें हम इन 3 मेजर एरियाज पे काम करते हैं। सबसे पहले हम हेल्थ केयर को एक्सेसिबल बनाते हैं, हम गांव-गांव, शहर-शहर सरकारी अस्पताल खोलते हैं ताकि हम चाहें कि मतलब अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसे बहुत ज्यादा दूर ना जाना पड़े। कहने की बात है लेकिन अभी भी देश में बहुत कम अस्पताल हैं, बट हमने काम किया है, पहले से इंप्रूव हुआ है। देन फैमिली वेलफेयर सिखाते हैं लोगों को, फैमिली प्लानिंग सिखाते हैं कि कैसे अगर लोग कम बच्चे पैदा करेंगे तो फैमिली के रिसोर्सेज जो हैं बच्चों के लिए पर्याप्त होंगे, बच्चे स्कूल भी जा पाएंगे और दे विल हैव अ बेटर फ्यूचर। सो वी डू फैमिली वेलफेयर ऑल्सो, कि कैसे प्लान करनी चाहिए फैमिली, राइट। न्यूट्रिशन पे काम करते हैं कि भैया अगर हेल्थ अच्छी होगी, न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जाएगा, विटामिन मिनरल्स आपकी बॉडी में अच्छे खासे होंगे तो आपकी नेचुरल इम्यूनिटी अच्छी होगी, नेचुरल इम्यूनिटी होगी तो आप कम बीमार पड़ोगे तो देश आगे जाएगा, बिकॉज यू विल बी एन एसेट का मतलब संपत्ति टू द कंट्री, राइट। सो इससे पहले कि हम और आगे जाएं और थोड़ा सा हेल्थ के बारे में और बात करें, लेट्स डिस्कस अ कपल ऑफ वर्ड्स दैट आर मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी कि इनका मतलब क्या होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट तो मैंने बता दिया था, जब आप एक कंट्री में पैदा होते हो तो उस कंट्री की करंट लेवल की हेल्थ फैसिलिटीज को देखते हुए आप कितनी जिंदगी एक्सपेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जापान में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी पूरी दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वहां का हेल्थ केयर बहुत अच्छा है। अब इंडिया में करंटली 2014 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68.3 चल रही है, मतलब ऑन एन एवरेज एक इंडियन सिटीजन 68 ईयर्स तक अपने आप को इंडिया में जिंदा मान सकता है अगर कुछ और नहीं होता है तो, क्योंकि हमारी हेल्थ फैसिलिटी इतनी ठीक ठाक हो गई है ना। बर्थ रेट क्या होता है, हर 1000 लोगों पे रैंडमली अगर तुम किसी शहर किसी देश में 1000 लोग उठाते हो तो उस 1000 लोगों में से कितने लोग हैं जो उसी साल पैदा हुए हैं। सो द नंबर ऑफ लाइव बर्थ, क्योंकि कभी कभी बर्थ के टाइम पे भी बच्चों की डेथ हो जाती है तो उन बच्चों को काउंट नहीं कर रहे हैं हम। द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर रैंडम 1000 पीपल इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ पर्टिकुलर ईयर इज नोन एज बर्थ रेट। तुम एक जगह का भी निकाल सकते हो, तुम एक कंट्री का भी निकाल सकते हो, तुम एक कॉन्टिनेंट का भी निकाल सकते हो। इसी का ऑपोजिट होता है डेथ रेट, कि रैंडमली हर 1000 लोगों में से कितने लोग हैं जिनकी डेथ उस पर्टिकुलर ईयर में हो गई है। अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं कि भैया कोविड-19, जब कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा था, बिल्कुल उफान पे था, तो डेथ रेट ज्यादा हुआ होगा कि कम हुआ होगा? तो तुम्हारा ऑब्वियसली आंसर होगा कि ज्यादा हुआ होगा, राइट। जब भी कोई पैंडेमिक आता है तो डेथ रेट ज्यादा हो जाता है, बट हमारे इंडिया में कोविड-19 सिचुएशन में बर्थ रेट भी बढ़ गया था, तभी तुम्हारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है। पता है, डेटा बताता है कि हमने सोचा था कि 2050 तक 2050 तक हमारी जो पॉपुलेशन है वो चाइना को क्रॉस करेगी। हमने 2023 में ही कर लिया हमने बहुत जल्दी कर लिया। एनीवे, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, व्हाट इज इन्फेंट? इन्फेंट होता है छोटा सा बच्चा जो 1 साल या 1 साल से कम उम्र का होता है। तो छोटा सा बच्चा यानी कि इन्फेंट, हर 1000 जिंदा बच्चों में से कितने इन्फेंट्स हैं जो 1 साल से पहले ही दम तोड़ दे रहे हैं, उसे बोलते हो आईएमआर। पहले आईएमआर बहुत ज्यादा हुआ करता था। 1951 में 147 बच्चे मर जाते थे हर 1000 बच्चों में से 1 साल से पहले ही। अब जो है
34 तक आ गया है, तो बहुत कम आ गया है। वो भी डेटा अलग अलग है, केरला में IMR बहुत कम होता है, बिहार में IMR बहुत ज़्यादा होता है। तो कॉमन सेंस लगाओ, मैं बोलूँ किसी कंट्री की हेल्थ अच्छी है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी कि कम होगी? ज़्यादा होगी। मैं बोलूँ किसी कंट्री की हेल्थ अच्छी है तो IMR कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम होगा, क्योंकि जितने कम बच्चों की डेथ होगी, जितने इन्फेंट्स की कम डेथ होगी, उतना मतलब हेल्थ अच्छी है। मैं बोलूँ किसी कंट्री की एजुकेशन अच्छी है तो किसी कंट्री की पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है तो बर्थ रेट ज़्यादा होगा कि कम होगा? बर्थ रेट ज़्यादा होगा। डेथ रेट क्या होगा? डेथ रेट कम होगा। डेथ रेट कम होगा तभी तो कम लोगों की डेथ हो रही है, तभी तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, राइट? सो ऐसे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं, रट्टा नहीं लगाते हैं। अब देखो हमारा जो डेथ रेट है वो भी कम हुआ है क्योंकि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज बेटर हुई हैं। पहले डेथ रेट 20.4 था, अब डेथ रेट जो है 6.4 आ गया है। लेकिन इससे थोड़ा सा नुकसान भी हुआ है। नुकसान ये हुआ है कि पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ रही है, राइट? सो उस नुकसान को नहीं देखते हैं। कंट्री के सिटीजन हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें, उसी पे ध्यान देना चाहिए। सो हमारा डेथ रेट जो है कम हो गया है। नाउ ऑल दैट हैज़ बीन पॉसिबल बिकॉज हमने इसमें इन्वेस्ट किया है। हमने बहुत, देखो पहली बात तो ये है कि इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उतने हमारे पास हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, डॉक्टर्स, नर्सेज नहीं हैं, ठीक है? तो लेट्स एक्सेप्ट फर्स्ट कि वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बट वी हैव ऑल्सो कम अ लॉन्ग वे। हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है। तुम देखो अगर कि हॉस्पिटल्स की बात करो, चाहे डिस्पेंसरीज की बात करो, चाहे नंबर ऑफ डॉक्टर्स की बात करो, नंबर ऑफ नर्सेज की बात करो, इट हैज ऑलवेज बीन एन इंक्रीजिंग ग्राफ। इंक्रीजिंग ग्राफ का मतलब नंबर बढ़े ही हैं, नंबर कहीं कम नहीं हुए हैं, बट एट द सेम टाइम हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ी है। सो वी नीड टू डू इट लिटिल मोर, ओके, एक्चुअली अ लॉट मोर। सो हमारा सेकंड होमवर्क क्वेश्चन है बच्चा ये, मैं हट जाती हूँ स्क्रीन से, ट्राई एंड आंसर इट इन द कमेंट्स, देन वी विल गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर व्हिच इज अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होती है भाई अनएम्प्लॉयमेंट? क्या विलास की, सकल की मम्मी को हम एम्प्लॉयड बोल सकते हैं? भाई विलास की मम्मी को हम एम्प्लॉयड बोल सकते हैं, वो बाहर जाके मछली बेच रही थी। सकल की मम्मी को हम एम्प्लॉयड बोल सकते हैं? नहीं, वो तो जाना ही नहीं चाहती ना, वो बाहर काम करना ही नहीं चाहती, वो घर में काम करके इतना खुश थी, राइट? सो अनएम्प्लॉयमेंट हम तभी बोलते हैं, मतलब कि बेरोजगारी हम तभी बोलते हैं जब एक इंसान काम करना चाहता है या चाहती है और तब भी उसे काम नहीं मिल रहा होता, समझे? सो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ स्टेट व्हेन द पर्सन वांट्स टू वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर जॉब। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का एक सब सेक्शन होता है, मतलब एक तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तरीके की होती है, बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। एक तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट होती है बच्चा जिसे बोला जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट, राइट? अंडर एम्प्लॉयमेंट के दो तुम्हारे पास एग्जाम्पल बुक में है, इसलिए मैंने अंडर एम्प्लॉयमेंट तुम्हें बता दिया, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें बिल्कुल भी जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन तो तुम्हें जॉब मिली हुई है वो लायक नहीं है। अंडर का मतलब थोड़ी कम है, थोड़े लेवल से कम है, तो ये भी अनएम्प्लॉयमेंट में ही काउंट होती है। जब तुम अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो तो मतलब तुम नहीं कर रहे हो अच्छा काम, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? सो अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में गांव में और शहरों में बहुत डिफर करती है। जैसे गांव में अगर देखोगे तो दो तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, जो अभी मैंने बताई, सीजनल और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। चलो दूसरा भी लिख ही देती हूँ। हाँ जी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब लोगों को कुछ साल के कुछ महीने काम करने को मिलता है, कुछ महीने काम करने को नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल खेतों में क्या होता है कि जो बड़े बड़े जमींदार लोग होते हैं, जमींदार भी तो चलो हम नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं जिनके बड़े बड़े खेत होते हैं, वो खुद खेतों में काम नहीं करते, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे लेबरर्स को हायर कर लेते हैं जिन्हें एग्रीकल्चर आता होता है।
तो जब खेत में बीज बोने का टाइम होता है तो आपको एक एक बीज बोना पड़ता है, राइट। तो इट इज अ वेरी लेबर इंटेंसिव जॉब, बहुत सारी लेबर चाहिए होती है। तो इस टाइम पे वो क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को हायर कर लेते हैं। जब फसल पक जाती है, फसल की कटाई करनी होती है, तब भी बहुत सारा लेबर चाहिए होता है, तब भी वो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय कर लेते हैं। लेकिन बीज के टाइम में जब बीज बो दिए हैं और फसल अभी पकी नहीं है, तब तुम्हें थोड़ी कोई काम करना है। तब तो नेचर अपना काम कर रहा है, मिट्टी अपनी काम कर रही है, ऑक्सीजन अपना काम कर रहा है, सनलाइट अपनी काम कर रही है, राइट। तब तुम क्या करते हो, लोगों को फायर कर देते हो। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट गांव में देखी जाती है जब टाइम आता है सोइंग का या हार्वेस्टिंग का, सो मोर पीपल आर एम्प्लॉयड एंड रेस्ट ऑफ द ईयर उन्हें जॉब से निकाल दिया जाता है। तो साल के कुछ टाइम उनके पास काम है, कुछ टाइम उनके पास काम नहीं है, राइट। सो इट इज अ काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एनसीईआरटी इट्स अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अंडर एम्प्लॉयमेंट मेंशन नहीं है। ओके, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। कभी कभी क्या होता है कि जितने लोगों की जरूरत नहीं होती है उससे ज्यादा लोग खेत में काम कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप इस फोटो को देखो ध्यान से, तो सारा खेत जोतने का जो काम है वो तो ये बैल कर रहे हैं। अब बैल को चलाने के लिए एक इंसान भी लगेगा तो भी तो खेत अच्छे से हो जाएगी ना खेती। लेकिन यहाँ पे 4 लोग 5 लोग जबरदस्ती लगे हुए हैं। तो ऐसा ही बहुत जगह होता है। क्या होता है कि गांव में फैमिलीज होती हैं, फैमिलीज में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, खेत है उनके पास छोटा सा। अब वो 5-6 लोग कोई और जॉब नहीं ढूंढते, कहीं और जाके काम नहीं करते, वो 5-6 लोग उसी छोटे से खेत में खेती कर रहे होते हैं। भैया उस खेत में एक इंसान भी अगर खेती करेगा तो उतनी ही क्रॉप्स उगेंगी जितने 5 लोग करोगे तो उगेंगी। तो 4 लोग अपनी मेहनत वेस्ट क्यों कर, राइट। इसी को बोला जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग देन नेसेसरी, एक इंडिविजुअल असाइनमेंट को जबरदस्ती ग्रुप असाइनमेंट अगर बना रहे हो तो उसे बोला जाएगा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर वो 4 लोग कहीं और जाके कुछ और कर रहे होते तो ज्यादा पैसे आते और ज्यादा उनकी प्रोडक्टिविटी दिखती, लेकिन वो जबरदस्ती एक ही खेत में काम कर रहे हैं। तो दिस इज not done and it is not helping them, it is not helping their families, it is not helping our country, right? On the other hand, शहरों में देखी जाती है बच्चा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या देखी जाती है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब शहरों में दूसरी वाली क्यों नहीं देखी जाती? अच्छा, शहरों में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तो देखी जाती है, क्यों? क्योंकि कभी कभी जैसे दिवाली आ रहे हैं, लोग पटाखे बनाते हैं। वैसे तो पटाखे बनाना बैन है, मान लो कैंडल होगी, दिवाली पे लोग कैंडल जलाते हैं, दिए जलाते हैं। तो ये वाली जो इंडस्ट्रीज होती है मोमबत्तियां बेचने वाली, ये बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय कर लेती है दिवाली के टाइम पे, क्रिसमस के टाइम पे, और फिर दिवाली और क्रिसमस चला गया, टाटा बाय बाय बोल देती हैं। तो शहरों में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, लेकिन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट शहरों में देखने को नहीं मिलती। भैया अगर एक इंसान से मैं पूरा दिन 8 घंटे काम करा सकती हूँ, मैं जबरदस्ती उसी काम के लिए 2 लोगों को रख के 2 लोगों को पैसे क्यों दूंगी, तनख्वाह क्यों दूंगी? तो शहरों में कभी भी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री ओनर ये नहीं चाहेगा या चाहेगी कि वो ज्यादा पैसे देके ज्यादा लोगों से काम कराए। इनफैक्ट वो चाहेंगे कि सारा काम एक ही इंसान से करवा लें तो कितना अच्छा है, हमारे पैसे बच जाएंगे, हमारा प्रॉफिट बच जाएगा, राइट। लेकिन शहरों में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखी जाती है। पढ़े लिखे लोग जिन्होंने स्कूल पूरा किया हुआ है, ग्रेजुएशन की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, उन्हें मन मुताबिक जॉब नहीं मिल रही होती। ये लोग अनएम्प्लॉयड क्यों होते हैं? क्योंकि देश में अपॉर्चुनिटीज की कमी है, देश में जॉब्स की कमी है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जॉब्स बहुत कम है, इसीलिए पढ़े लिखे लोगों को भी जॉब नहीं मिलती है, या मिलती भी है तो उन्हें अपने लायक की जॉब नहीं मिलती है। कितनी बार मैं देखती हूँ कि पीएचडी स्कॉलर जो अपने स्कूल के कॉलेजेस के टॉपर रहे हैं, कॉलेज में पीएचडी में भी टॉप किया उन्होंने, वो 25-25 हज़ार की नौकरियां कर रहे होते हैं। अगर आप 10 साल 11 साल स्कूल के बाद आपने पढ़ाई की है, मेहनत की है, तो क्या आपको 25,000 की नौकरी मिलनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, पर कर रहे होते हैं। ऑल बिकॉज वाई? देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। सो वी आर फेसिंग अ वेरी वियर्ड प्रॉब्लम। कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे बहुत ज्यादा लोग हैं, जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अगर आप मान लो आज घर बनवा रहे हो और आपने 2-4 वर्कर हायर किए थे घर बनवाने के लिए, सीमेंट वगैरह घोलने के लिए, दीवारें पेंट करने के लिए, व्हाटएवर, अगर आज वो वर्कर्स को आप निकाल दो ना काम से, तो कल आपके पास 2 नए वर्कर और आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे लेबर की कमी ही नहीं है, लेकिन बाकी सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे लेबर की बहुत ज्यादा कमी है। सो इंडिया इज फेसिंग अ वेरी weird kind of problem. We have very highly educated people also जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, we have very low educated people also जिन्हें नौकरी तो मिल जा रही है लेकिन उस नौकरी से उनका घर नहीं चल पा रहा। So we have to solve unemployment in India very critically. इसके लिए हमें अपने देश की अनएम्प्लॉयमेंट को समझना जरूरी है। हमें ये समझना जरूरी है कि इससे इंडिविजुअल पे, सोसाइटी पे, कंट्री पे क्या असर पड़ रहा है। सबसे पहला पॉइंट, इससे हमारे देश की पॉपुलेशन हो रही है वेस्ट। जो पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल बन सकती थी, वही पॉपुलेशन क्या बन रही है? लायबिलिटी, यानी कि वेस्ट हो रही है हमारे देश की
पोटेंशियल ह्यूमन कैपिटल। सेकंड पॉइंट, द पीपल हु आर इन एसेट बिकम अ लायबिलिटी। अगर यही लोग अच्छी खासी जॉब करते तो देश में पैसा बढ़ाते, पर अभी ये नहीं जॉब कर रहे तो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन में आ रहे हैं, नॉन वर्किंग पॉपुलेशन में आ रहे हैं तो किसी ना किसी से पैसा लेना पड़ता है, तो ये लायबिलिटी बन गए, कर्जा बन गए देश के ऊपर। देन क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। जो इंसान जॉब नहीं कर पाता होता है, चाहता है करना लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा हताश फील करता है या करती है, उसका मोरल डाउन रहता है, कभी कभी डिप्रेशन भी हो जाता है। तो यंग पीपल का जो है कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। देन इंक्रीजेज इकोनॉमिक ओवरलोड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन। मान लो घर में 5 लोग हैं, इन 5 लोगों में से 4 लोग काम करना चाहते हैं, ठीक है, 4 लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन एक ही इंसान को जॉब मिली, बाकी 3 लोगों को जॉब नहीं मिली, तो वो जो एक इंसान कमा रहा होगा या होगी उस पर ही सारा भार आ जाएगा पूरे घर को चलाने का। तो उस एक इंसान पे जिसे जॉब मिल जाती है उस पर भार बहुत बढ़ जाता है, राइट। नाउ इसीलिए हम बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का असर सिर्फ इंडिविजुअल पे ही नहीं, पूरी इकोनॉमी पे, यानी कि इकोनॉमी का मतलब पूरे देश पे ही डेट्रीमेंटल है, मतलब कि एडवर्स इफेक्ट है। कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट का, नेगेटिव इफेक्ट ही है, और इकोनॉमी डिप्रेशन में चली जाती है। जितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा एक देश में उतना ज्यादा हम बोलेंगे डिप्रेस्ड इकोनॉमी। डिप्रेशन मानसिक डिप्रेशन नहीं, ओवरऑल डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन, सोशल डिप्रेशन, मानसिक डिप्रेशन भी ऑब्वियसली। ये सब कुछ सारी प्रॉब्लम्स कहां से आ रही हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर, पॉवर्टी, यहां से आ रही है। अच्छा, डेटा ये कहता है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बाकी डेवलपिंग नेशंस या पुअर कंट्रीज के मुकाबले कम है। ऐसा क्यों है? हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, हम बोल रहे हैं भैया हमारे देश में हर 5वां व्यक्ति जो गरीब है, फिर हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कम क्यों आता है? कम आता है क्योंकि हमारी डेफिनेशन गलत है। हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन इस तरीके की है कि उसमें बहुत सारे झोल है। पहला झोल है कि जिन लोगों की इनकम बहुत कम है, मान लो दिहाड़ी मजदूर दिन के 200 रुपए कमाता है, वो भी कहने के लिए एम्प्लॉयड है। उस एम्प्लॉयमेंट का कोई फायदा? क्या बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं? लोगों की हेल्थ अच्छी हो रही है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ रहा है? कुछ हो रहा है? नहीं। देश आगे जा रहा है इससे? नहीं। लेकिन फिर भी वो किस में आ रहे हैं? एम्प्लॉयड लोगों में। तो यानी कि डेफिनेशन में झोल है। दूसरा झोल, कई सारे लोग, हमारे देश की जो मेजर पॉपुलेशन है 50% से ऊपर, वो प्राइमरी सेक्टर में काम करती है। प्राइमरी सेक्टर बोले तो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा, वो या तो सीजनल अनएम्प्लॉयड है या फिर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, मोस्टली लोग, राइट। लेकिन वो लोग काउंट किस में होते हैं? एम्प्लॉयड लोगों में। बेशक डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, लेकिन काउंट किस में हो रहे हैं? एक खेत में जिसमें एक इंसान को काम करना चाहिए, उसमें 5 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे हाँ भैया वो 5 लोग काम तो कर रहे हैं ना कम से कम। डजंट मेक सेंस। देन माइग्रेशन टू जॉब्स। अब क्या हो रहा है कि लोग जो है खेतों में काम नहीं कर रहे हैं, अगर वैसे तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन कोई जो समझदार लोग हैं जिन्हें लग रहा है कि यार शहर जाके कोई नौकरी ढूंढते हैं, तो शहरों में बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं, गांव से रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है, उससे शहरों की पॉपुलेशन बढ़ जाती है और शहरों में भी अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाती है। बहुत सारे लोग शहर आ तो जाते हैं जॉब्स की तलाश में, उन्हें जॉब्स मिलती थोड़ी, राइट। चौथा पॉइंट, हमारे यहाँ की जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत अलग अलग है। जैसे प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग क्या है? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। उनके पास बहुत छोटा खेत है, छोटे खेत में पूरी फैमिली जबरदस्ती काम कर रही है जिसका कोई मतलब नहीं है। सेकेंडरी सेक्टर में मोस्टली लो पेइंग जॉब्स हैं। टर्शरी सेक्टर में हाई पेइंग जॉब्स हैं, जैसे कि मैनेजर बनना, बैंकिंग में काम करना, इंश्योरेंस में काम करना, आईटी में काम करना, बट उसके लिए स्किल चाहिए। तो हमारे पर सेक्टर भी अलग अलग प्रॉब्लम है। प्राइमरी की प्रॉब्लम डिस्गाइज एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, टर्शरी की प्रॉब्लम लो इनकम जॉब्स, सेकेंडरी की, और टर्शरी की प्रॉब्लम कि हाई इनकम जॉब्स बट हमारे पास स्किल और एजुकेशन नहीं है, राइट। So we have a lot of problems to deal with. This chapter told you a lot about our nation. I hope आप लोग हमारे देश का फ्यूचर हैं, तो आप लोग जाके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। एंड अब हम एक छोटी सी कहानी के साथ चैप्टर को एंड करेंगे, बट बिफोर दैट आई विल लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, प्लीज या तो एक कमेंट में जाके स्माइली बना देना या फिर वीडियो को थम्स अप दे देना, सो दैट आई गेट टू नो कि तुम्हें एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है। मुझे इस चैनल से और कुछ नहीं मिलता, मैं यहाँ पे सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें पढ़ाने आती हूँ। मुझे बहुत मजा आता है, आई वोंट लाई अबाउट इट। मुझे बहुत मजा आता है तुम्हें पढ़ा के, बट एट द सेम टाइम जब तुम्हारे कॉमेंट्स पढ़ती हूँ मैं अच्छे, तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगता है। तो प्लीज लेट मी नो इफ यू लाइक द लेक्चर। ओके, लास्ट कहानी है चैप्टर की कि एक गांव था जहां पे बहुत सारी फैमिलीज थी। हर फैमिली जो है उसका हर फैमिली का मेंबर या तो अपने कपड़े बनाता था खुद ही, या फिर अपने बच्चों को खुद ही पढ़ाता था। अजीब सा गांव जहाँ पे अपने कपड़े और बच्चों को खुद ही पढ़ाया जा रहा है, राइट। ऐसे गांव में
एक फैमिली ने अपने बच्चे को एग्रीकल्चर पढ़ने कॉलेज में भेज दिया, बच्चा बढ़िया से एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग करके आ गया, और जब वो वापस आया तो उसने सोचा कि कैसे अपने गांव की इंजीनियरिंग को गांव की फार्मिंग को बेहतर किया जाए। उसने गांव की वीट प्रोडक्शन पे काम करना शुरू किया, वीट की यील्ड बढ़ाई। यील्ड का मतलब कितने खेती होती है, एक खेत से कितनी खेती आ रही है, उसे यील्ड बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बेसिकली, आउटपुट। तो उसने अपने अपने गांव वापस आके वीट की यील्ड को बढ़ाया, और उसने बोला कि क्यों ना जो ज्यादा खेती हो रही है और ज्यादा वीट हम उगा रहे हैं उसे हम जाके मार्केट पे अच्छे दाम पे बेचें, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, लोग अपने खाना खुद ही बना रहे थे, लोग अपने खाना उगाई हुई क्रॉप्स को बेच नहीं रहे थे। तो इसने बोला कि क्यों ना हम अपनी सरप्लस क्रॉप, सरप्लस मतलब जितनी हमें जरूरत है उससे जो एक्स्ट्रा क्रॉप्स है उसे जाके बेचे। धीरे धीरे होके बाकी फैमिलीज ने भी अपने बच्चों को पढ़ना वढ़ना सिखाया। धीरे धीरे गांव के पंचायत ने बोला कि यार गांव में एक स्कूल खोल देते हैं, गवर्नमेंट की हेल्प से एक स्कूल खोल दिया गया और टीचर को भी रिक्रूट कर दिया गया। कुछ दिनों में देखा गया कि सारी फैमिलीज की जो बच्चियां थी उन्होंने टेलरिंग सीख ली, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें कपड़े बनाना आता था। अब वो बहुत सारी फैमिलीज के लिए कपड़े बनाने लग गई और पैसे कमाने लग गई। गांव के बच्चे स्कूल जाने लग गए, स्कूल जाने लग गए तो किसी को टेलर की जॉब मिल गई, किसी को मैनेजर की जॉब मिल गई, किसी को कोई जॉब, किसी को कोई जॉब। सो एक गांव के बच्चे की वजह से जो पढ़ लिख के गांव का भला करने आया, पूरे गांव का भला हो गया। दैट इज द पावर ऑफ एजुकेशन। व्हेनेवर एनीबडी आस्क मी व्हाई आर यू अ टीचर व्हेन यू कैन बी एनीथिंग एल्स, आई से बिकॉज अगर मेरी देशभक्ति ये कहती है कि मेरा देश तभी बदलेगा जब देश का हर एक बच्चा अपने पोटेंशियल जितना पढ़ लेगा। ठीक है, so I completely totally believe in it, and that's why I'm a teacher, and that's why you should study as much as you can and become the person that you're destined to become, right? Don't settle. हो तो क्या, ठीक तो है. Be the best version of you, and that would be my advice as an elder sister to you. So thank you so much. ये पॉजिटिव इम्पैक्ट वाली स्टोरी हमें ये सिखाती है कि एजुकेशन को हल्के में नहीं लेना चाहिए भाई। इंडिविजुअल, फैमिली, देश सबका भला होता है एजुकेशन से। एंड एट दिस नोट आई विल लाइक टू एंड द लेक्चर विद वन मोर होमवर्क क्वेश्चन। तो 3 होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं, इसका आंसर मुझे कॉमेंट्स में दीजिएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।